उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे आप लोगों से इतने विशेष विषयों के ऊपर बात करने का मौका मिला, अवसर मिला। आभारी हूँ। ठीक है, हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है पेरेंटिंग, पालक नीति या पालक पोषण। यहाँ पे बहुत सारे मुझे पेरेंट्स दिख रहे हैं। आप लोगों सब लोगों ने अपने मोबाइल पे, टीवी पे बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी जिसको पॉजिटिव पेरेंटिंग बोला जाता है। क्या आपका क्या मानना है? पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है? कोई एक आध वाक्य में बोल पाएगा पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है? हम सबको पॉजिटिव पेरेंट्स बनना है, हमारे बच्चों का रोल मॉडल बनना है, हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। कोई बात करना, एक कोई भी वाक्य जो भी आपको समझता है, बिल्कुल भी झिझक मत रखें। पॉजिटिव पेरेंटिंग मुझे 4 महीने हुए अभी, और पॉजिटिव पेरेंटिंग में मैंने अभी तक ये किया है कि जब बच्चा मेरे पेट में था तब से मैंने ये पॉजिटिव रखा है, मतलब मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को कि मेरा बच्चा रात में सोता है, मैंने कभी उसको शैतान वर्ड यूज़ नहीं किया। हर जगह जैसे वो रोता है तो मैं उसको कभी रोंदू वोंदू नहीं बोलती, क्योंकि वो सेंसिटिव है, इमोशनल है। मतलब हम कोई भी वर्ड नेगेटिव उसके लिए यूज़ नहीं करते। हम जैसा नेगेटिव बोलेंगे बच्चों को उसका वैसे प्रभाव पड़ता है। तो शैतान के लिए मैं उसको बोलती हूँ कि सुपर एनर्जी है, वो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं ये वाले शब्द ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो मुझे आज इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। करेक्ट, सही वाक्य या सही शब्द यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी उन्होंने बताया। दूसरी, जरूरी नहीं हर चीज जो बच्चा मांगे वो दे दी जाए, वो कोई भी उम्र का हो, 18 साल का बच्चा हो या 14 साल का हो या 8 साल का हो या 2 साल का महज बच्चा हो, जरूरी नहीं है वो चीजें पूरी करो तो आप पॉजिटिव पेरेंट हो। आप पॉजिटिव पेरेंट कब हो? जब आपका बॉन्ड या जो आपके एक्शंस हैं आप बच्चे के लिए कर रहे हो, उससे आपका और बच्चे दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका बॉन्डिंग और अटैचमेंट बढ़े, और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक या पॉजिटिव जो एनर्जी बोलते हैं वो पूरे घर में दिखे। दैट इज पॉजिटिव पेरेंटिंग। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर। जैसे उन्होंने बोला मैं शैतान नहीं बोलती, सुपर एनर्जी बोलती हूँ। बिहेवियर कहाँ से आता है बच्चों में? या तो थोड़ा वंश, थोड़ा जेनेटिक होता है। दूसरा, जो हमारा घर का माहौल है, हमारे हाथ में क्या चीजें हैं? घर का माहौल। करेक्ट, तो अगर उसको हम सुधार कर सके, उसको हम बेहतर कर सके तो क्यों ना करें? अगर हम सही माहौल रखेंगे, बचपन से 1 साल के बच्चे को भी समझता है कि मम्मी गुस्सा हो गई है, मम्मी चिढ़ गई है, पापा नाराज है, मम्मी रो रही है। 1 साल का बच्चा अगर समझ सकता है तो सोचिए 18 साल तक के बच्चों में जब तक ब्रेन डेवलपमेंट होता है, 2 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट 70% हो जाता है, 5 साल तक 95% हो जाता है। तो आप सोचिए जो आप शुरुआत से शुरू कर रहे हो वो आपको एंड तक रिजल्ट देगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले 5 साल, पहले 3 साल हम बच्चों की तरफ कहीं पे भी कोई भी हिसाब से नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ों को दूर रखें। ऐसा हो नहीं सकता आइडियली, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनका एनवायरमेंट अलग है, उनके दोस्त अलग है, पर हम उनकी चीज़ें मॉडिफाई या बदल सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है। और आज हम यही सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो ये हुआ फर्स्ट, पॉजिटिव पेरेंटिंग। दूसरा, जो हम स्क्रीन एडिक्शन की बात कर रहे थे, स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, आपने अपने बच्चों को कब से शुरू कराया है? जैसे आपको लग रहा है 4 साल का बच्चा है, कब टीवी मोबाइल पहली बार देखा? 4 महीने, सॉरी 4 महीने का बच्चा है, उनको दे सकते हो क्या टीवी मोबाइल? हमने 9 महीने क्या किया, ऐसे टीवी मोबाइल देखा है तब के। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला में जब मेरा बच्चा पहले महीने का था तब से वो मोबाइल, मतलब अगर मैं मोबाइल रखती हूँ सामने अपने, तो वो मोबाइल को देखता है। तब मुझे समझ आया कि ये चीज़ हम अभी नहीं सिखा रहे हैं, ये हमने उसको पहले से सिखाया है। तो इसमें हमने थोड़ी गलती कर दी कि हमने शुरू से मोबाइल देखा है। मुझे ऐसा लगता है जो हम करते हैं ना, जो वो अभी देख रहा है वो मुझे मोबाइल चलाते, तो वो भी वही करेगा। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब तक वो मेरे साथ है, मैं जाग रही हूँ या वो जाग रहा है, तो मुझे उसके सामने फ़ोन नहीं चलाना है। आपने महाभारत तो सुना होगा, देखा होगा, किसी लोगों की तरफ से तो आपने ध्यान दिया होगा, अभिमन्यु का नाम सबने सुना होगा। गर्भ संस्कार के दौरान से ही बच्चे जो भी माहौल है वो सुन सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर को फील कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले 2 साल तक अगर टीवी मोबाइल का उपयोग अधिक जो अपन अधिक उपयोग बोलते हैं, वो अगर ना दिया जाए या नहीं है, बिल्कुल भी जीरो दिया जाए, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट
बच्चों को टीवी मोबाइल दो, वो थोड़ा सब्जी बना लेती, रोटी बना लेती, ये कर देती, वो कर देती। हम हमारा काम सरल बनाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं जो अनसुपरवाइज्ड जाता है, देख रेख में नहीं होता है। फिर हम 4 साल और 5 साल के बच्चे को तो पहले मैम गलत शब्द बोल रहे हैं, ना तो हमने सिखाया ना तो स्कूल ने सिखाया, बेस्ट स्कूल में रखा है, पर आपकी देख रेख में बच्चा वो दौरान नहीं है जहाँ पे उसका टीवी और मोबाइल का यूज हुआ। इसका मतलब ये नहीं है टीवी मोबाइल पूरा गलत है। आजकल जो साइंटिफिक साइंस जो बढ़ रहा है उसी ने तो हमें पूरे देश स्पेशली कोविड के दौरान हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में, बहुत सारा एजुकेशन, इनफैक्ट टीचर्स भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन ही देती थी, बहुत सारे उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। पर अगर हम उसको पहले ये समझे कि कौन सी एज पे देना, कितना देना, कौन सी चीज़ें करना, जैसे आगे वाले हम बोल रहे थे कौन सी चैनल्स देखते हैं, हम क्या देखते हैं, वो हमारे मानसिक स्तर पे हमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग या एक बिहेवियर हमारा बनाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बच्चा क्या देख रहा है। सो कभी अपन सुपरवाइज करते हैं 14 साल के बच्चे से, कभी मोबाइल मांग के देखिए, शायद नहीं देगा। दूसरा वो फेसबुक पे भी होगा, ट्विटर पे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा। इनफैक्ट उसमें सबसे पहले पूछते हैं क्या आपकी वय 18 साल के ऊपर है। आपको पता है 2023 में 450 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं और इसमें हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने सारे बच्चे हैं। अडल्ट तो ठीक, कितने बच्चे होंगे हमें पता नहीं है। 450 मिलियन इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, करेक्ट। और उसमें इंडिया की जिस हिसाब से आबादी है वेरी श्योर बहुत सारे यूजर्स यहीं के होंगे, करेक्ट। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 साल तक हमारे बच्चों को हम टीवी मोबाइल से दूर रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 2 से 5 साल तक पेरेंट्स को अगर बैठना है तो बच्चे के बाजू में बैठ के देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में बैठ के उसके साथ गाओ, उसके साथ नाचो, तो देखोगे बच्चा क्या। आपकी देख रेख में चीज़ें होनी बहुत जरूरी है। 5 साल से 12 साल तक के अंदर उनको एजुकेशनल रिलेटेड भी कई बार इंटरनेट और टीवी मोबाइल का जरिया या चीज़ें हेल्प करती है। मैं मानती हूँ स्कूल के कितने असाइनमेंट्स आजकल आ रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट है राइट। तो हम डिजिटल सिटीजन्स बन रहे हैं, पर हम कौन सी दिशा में भाग रहे हैं, हम कौन सी स्पीड में भाग रहे हैं, उसको कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो रोक लगाना एज अ पेरेंट आपका रोल है। तो 5 to 12 ईयर्स अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बच्चा टीवी या मोबाइल देख रहा है, वो क्या देख रहा है। बाजू में तो नहीं बैठ सकते क्योंकि बच्चों को आजकल 5-6 साल के बच्चों को भी बैठे तो बोलते हैं आप अपना काम करो, पर हाँ बीच बीच में आप इससे ध्यान दे सकते हैं। इनफैक्ट इतनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ आपको आइडिया आए कि जहाँ चेक कर सको कि बच्चे की हिस्ट्री क्या थी। मुझे यौन शिक्षण तीसरा मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टैबू है। अपन इंडिया में ज़्यादा उसकी बात नहीं करते, स्कूल बात नहीं करना चाहते, कोई समाज बात करना नहीं चाहता है ना। तो अगर अपन यही सब चीज़ों का धीरे धीरे करके वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे तो अपने को हेल्प मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये मंच से अगर परिवर्तन शुरू होगा तो और बेहतर कुछ भी नहीं, करेक्ट। तो 5 to 12 ईयर्स आपको आपके बच्चे के आजू बाजू रहने से चेक करना है हिस्ट्री कि ओवरऑल स्क्रीन मीडिया या मोबाइल का यूज़ क्या है। 12 to 18 ईयर्स, अब आप बोलेंगे मैडम बच्चे के हाथ में मोबाइल कब देना, उसको खुद को मोबाइल कब देना, क्या लगता है कौन सी उम्र पे बच्चे को खुद मोबाइल दिया जा सकता है? जब वो इंडिपेंडेंट बनके उसका सेफ्टी या सिक्योरिटी के साथ वो मोबाइल का उपयोग करेगा। क्या लगता है कौन सी उम्र पे देना चाहिए मोबाइल? आजकल मैंने 8 साल के बच्चे के पास भी खुद का टैबलेट और खुद का मोबाइल देखा है। बताइए कौन सी उम्र पे देना चाहिए, कोई बताता है? 20, 21 और कुछ 18 और कुछ 18 ईयर्स, प्रैक्टिकली 60। प्रैक्टिकली क्या आपको पॉसिबल लगता है? क्योंकि आजकल स्कूल्स भी कुछ स्कूल्स अलाउ करती है, कुछ स्कूल्स अलाउ नहीं करती है। हम यूएसए में नहीं रहते हैं जहाँ पे 11 साल पे ज़्यादातर 3 में से 1 बच्चे के पास खुद का टीवी या खुद का मोबाइल या खुद का टैबलेट रहते हैं। तो हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में डेफिनेटली 3-4 साल चीज़ें आगे पीछे रहती है। यूजुअली बाय 15 ईयर्स ऐसा माना जाता है, साइंटिफिक रिसर्च है कि जब तक एक लड़का या एक लड़की खुद इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं, उसका सेफली सिक्योरली मोबाइल का यूज़ ना कर रहे हो, तब तक उनके हाथ में ये चीज़ नहीं देख जानी चाहिए। मोबाइल एक एक्सपेरिमेंट नहीं है,
मोबाइल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बच्चे प्रयोग करते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें तो उनसे करते नहीं हैं। यहाँ से सीखेंगे पर घर जाएंगे तो फिर से हम जैसे थे वैसे रहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। 15 साल तक आपको अपने बच्चे को खुद का मोबाइल जब उनको ज़रूरत हो उस हिसाब से दे सकते हो। हाँ, सुपरविजन ज़रूरी है। आफ्टर 15 ईयर्स कई बच्चे बाहर गाँव जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो उनको मोबाइल की ज़रूरत रहती है, संपर्क में रहने की ज़रूरत रह सकती। साधारण मोबाइल भी चलता है, मोबाइल टेक्स्ट कॉल वगैरह टेक्स्ट वगैरह उसमें से भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए पहले खुद का रोल मॉडलिंग ज़रूरत है। मैं आज इतना बोली, घर पे जाके 4 साल के बच्चे के सामने अगर 4 घंटा हम ही टीवी मोबाइल के सामने हैं तो बच्चा क्यों हमारा सुनेगा। तो पहले खुद पे नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। आजकल आपने ऑटिज्म का सुना होगा, ऑटिज्म मतलब खुद में रहना, है ना। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ने ये चीज़ें सुनी। कब बच्चा खुद में रहता है? जब माता पिता से दूर चीज़ों में जब बच्चा रहता है, उसको स्वमग्नता होता है, तो कहीं ना कहीं हम ही तो चीज़ उसके हाथ में ला के दे देंगे। करेक्ट। टीवी मोबाइल का स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, 15 साल तक बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए। 18 साल इज आइडियल एज, और जिस हिसाब से नियंत्रण होना चाहिए एप्लीकेशन का, यूजेज का, क्या देख रहे हैं, कौन सी चीज़ देख रहे हैं, उसके लिए पहले बच्चों का कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। कोई भी चीज़ माँ बाप के हाथ में पड़ी, अपने इंडिया में एक कल्चर है, तुरंत ही गुस्सा करके एक आध दो लगा देंगे। हम नहीं समझते हैं, इसकी जिज्ञासा है, उसको नहीं पता क्या सही क्या गलत है, वो अपने दोस्त से क्या सीख के आया है, स्कूल में क्या उसे शिक्षण ये चीज़ का मिला है, उसके अंदर चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। बच्चों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन 10 या 11 साल से शुरू हो जाते हैं। तो अगर एक लड़की नारी बन रही है, एक लड़का है वो पुरुष बन रहा है, उसके फिजिकल बॉडी में, मेंटल चेंजेस में चीज़ें बहुत सारी रोलर कोस्टर चालू है, तो वो ऐसी चीज़ों का उपयोग करेगा जो शायद उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे। मोबाइल में, इंटरनेट में भरी पड़ी है बहुत सारी चीज़ें जो सही भी है गलत भी है। उसके लिए इजी सोर्स है, इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है, घर पे वाईफाई है, बच्चा आराम से वो सब चीज़ों की तरफ ध्यान चला जाता है, क्योंकि वो जिज्ञासा, उनको आंसर्स चाहिए, उनको उत्तर चाहिए। हम बात करते नहीं हैं, स्कूल बात करती नहीं है, वो जिज्ञासा का आंसर से उत्तर कहाँ से लाएंगे? जहाँ से भी उनको सही मिला आंसर, उत्तर मिला वहाँ से। करेक्ट। तो हमें सबसे पहले उनका दोस्त बनना है, उसमें कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर आपने कुछ भी गलती करी है तो मम्मी पापा आपके सपोर्ट के लिए। पहले समझो कि उसकी मिस्टेक का कितना ज़्यादा सीवियरिटी था। कई छोटी मिस्टेक होती है, कई बड़ी मिस्टेक होती है, जो साम दाम दंड भेद, चाणक्य की नीति आप सबने सुना होगा। हम भेद बच्चों में नहीं करते हैं, पर साम दाम दंड हम भी बिहेवियर के हिसाब से बच्चों का ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं। साम मतलब आपको क्या लगता है हम कैसे करते होंगे? समझदारी से, काउंसलिंग से, पेरेंट्स को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सही एग्जाम्पल देते हैं। जहाँ वो अटक गए हैं वो उनकी विचारधारा चेंज करना, वो इम्पॉर्टेंट है। पहले सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, अपना संस्कृति था, राइट, इंडियन संस्कृति था। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसमें विकास हुआ कि नहीं हुआ? हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? तो वैसे बच्चों के भी विचार या इवन बड़े लोगों के भी विचार में चेंजेस आ सकते हैं। तो पहले समझो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप कारण समझोगे कि क्यों हुआ तो आप आगे का स्टेप कर पाओगे। आप डायरेक्ट रिएक्शन या रिस्पॉन्स देते हो, मारना या डांटना, बच्चा दूसरी बार कभी आपके पास सही बात लेके नहीं आएगा। तो पहले समझना ज़रूरी है, 5 मिनट लो कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी जो चीज़ होती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद होता है हमारा बिहेवियर, कि हम बच्चे से पूछते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमसे भी कहाँ गलती हुई, बच्चे से भी कहाँ गलती हुई, उसके माहौल में कहाँ गलती हुई। कहीं ना कहीं उसके एटमॉस्फेयर में भी कुछ जगह ऐसा होगा हमें, क्योंकि सब पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करता है। बहुत बार ऐसा लगता है ना, जब स्कूल से कंप्लेन आती है तब पता चलता है अरे हमारे बच्चे का भी इसमें नाम है। हमें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा या हमारे साथ कुछ भी खराब नहीं होगा या हमारा बच्चा कुछ भी बुरा या कुछ गलत नहीं कर सकता है। हमें दोनों चीज़ों का पहलू समझना ज़रूरी है। सही भी हो बहुत अच्छी बात है, पर अगर गलत हो तो उसकी तैयारी रखना ज़रूरी है। और ख़ास करके बच्चों को सेंसिटिव, मदर बोल रही थी बच्चे सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं।
4 महीने का बच्चा शायद इतना सेंसिटिव इमोशनल ना हो, सोचिए एक 14 साल का बच्चा जिसको कोई चीज़ों का ज्ञान नहीं है। पेरेंट्स घर में बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। स्कूल ट्रेडिशनल सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस करती है। समाज में ओवरऑल उसका कोई सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस या खुद की आइडेंटिटी नहीं है। वो 14 साल के बच्चे का एक कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ समझिए। फिर जो मीडिया में यूज़ आती है सुसाइड की और डिप्रेशन की, जो अभी मैडम बात कर रहे थे, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है, अभाव है, कम्युनिकेशन। हम बच्चों से ओपनली बात नहीं करते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते कि हम आपके लिए बैठे हैं। अगर कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सुनना। सामने वाले का सुनो, वो क्या बोल रहा है, वही आपको आपका पूरा उत्तर या प्रश्न के पूरे सॉल्यूशन दे देगा और फिर आप जवाब दो। तो बच्चों का जब कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप है, पहले समझो, सुनो और फिर उसके ऊपर बिहेवियर को रिएक्ट करो। ठीक है। फिर कंसेक्वेंस या पनिशमेंट, जो साम दाम दंड भेद बोल रही थी, उसको कैसे यूज़ करना है। पहला है साम, समझदारी, जो पेरेंट्स में ज़रूरी है, फिर बच्चों में ज़रूरी है। दूसरा है दाम, छोटे बच्चों को एक चॉकलेट की भी लालच दी जाए, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बेटा मम्मी को सॉरी बोल के आओ, बेटा आपने गलत किया, इसका ये साफ़ कर दो। करते नहीं करते एक चॉकलेट के लिए। बड़े बच्चे होंगे तो आप उनको बोल सकते हो आज आधा घंटा नीचे ज़्यादा खेलना, आज मैं भी आपके साथ वीडियो गेम खेलूँगा। वो उनके लिए दाम है, तो उनके लिए बहुत महत्व है कि आज मेरे पापा मेरे साथ बैठ के आधा घंटा मोबाइल या वीडियो गेम खेले, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आज सब कुछ मेरा कंप्लीट किया क्योंकि मेरे पापा ने वो चीज़ समझी। और तीसरा है दंड भेद। मैंने बोला हम बच्चों में यूज़ नहीं करते, क्यों? दंड, दंडित बच्चों को करना कैसे रहता है? दंड मतलब क्या क्या हो सकता है बताइए? सिर्फ ये है दंड, परफेक्ट बच्चों से बात ना करना थोड़े टाइम के लिए, एज के हिसाब से वो रहता है कि थोड़े टाइम के लिए उनको अलग रखा जाए और समझाया जाए, बेटा आपने गलत किया है। थोड़ी देर बाद जब आप खुद रोना बंद करोगे या कम करोगे, हम वापस आपके पास आएंगे और हम फिर से वही चीज़ें करेंगे जो आप कर रहे थे। ठीक है, वो एक दंड हुआ। और कोई दंड? परफेक्ट ग्राउंडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि उनको उनकी फेवरेट चीज़ों से दूर रखना, है ना। जैसे मुझे मेरे दोस्त के साथ नीचे खेलने जाना है, आज आपने ये किया है आधा घंटा, आज आपका ये पनिशमेंट है, ये भी पनिशमेंट हुआ। और कुछ? तेरा दोस्त तो ये करता है, तू ये नहीं करता है, तू बुद्धू है, वर्बल पनिशमेंट, ये काम का है। कहीं ना कहीं कंपैरिजन, अगर मेरा किसी और डॉक्टर के साथ, आपका किसी और महिला के साथ, जो भी हम काम करते हैं, बच्चों के लिए काम क्या होता है? स्कूल, घर का और फ्रेंड्स। अगर इन चीज़ों में, तीनों चीज़ों में से किसी के साथ भी कंपैरिजन किया जाए कि तेरा फ्रेंड तेरे से आगे है, मार्क्स अच्छे लाता है, ये है वो है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जाता है और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ एक नेगेटिविटी खुद ही क्रिएट करते हैं। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड, कोई मतलब नहीं है उसकी तुलना करने का। हर बच्चों का वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होता है, राइट और रॉन्ग। आपका बच्चा जिसमें स्ट्रांग है, वो दूसरा बच्चा उसमें स्ट्रांग नहीं रहेगा। कई बच्चे भोले होते, सरल होते, कई बच्चे चंट होते हैं, सही है कि नहीं? तो हर बच्चों का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होता है, तो प्लीज़ कंपेयर करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम मत करेगा। याद करेगा, जब भी करो याद करिएगा। हमारी एक बात हुई थी कि हम बच्चे को कंपेयर नहीं करेंगे, एटलीस्ट आज से ये चीज़ छोड़ दीजिए। आपको खुद लगेगा कि बच्चा मेरी तरफ बार बार बात करने आता है, कुछ भी गलत हुआ ना, पापा आज मैंने ना स्कूल में ना किसी की पेंसिल लेके आ गया, क्या करेंगे रिएक्शन? क्यों ले लिया? इतनी पेंसिल है, इतने पैसे हैं, क्यों ऐसा किया? ये आंसर आपका नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा पेंसिल लिया? आज आपके पास पेंसिल नहीं थी। अगर आपने पेंसिल ले ली तो वो बच्चा आप कैसे लिखेगा? उसको रोना आएगा ना। 4 साल के बच्चे को आप वैसे भी वो रोएगा। आप कल उसको वापस दे दोगे कि नहीं दोगे? अगर कल वापस दे दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया मैं खुद आऊँगा, डरने की बात नहीं है। बच्चों को अगर आप पहले ही डरा दोगे कि इसको चोरी बोला जाता है, 4 साल के बच्चे को चोरी कई बार नहीं समझ में आती, पहले ही डरा दोगे, वो दूसरे दिन जा ही नहीं पाएगा, या तो स्कूल नहीं जाएगा या तो फिर वहाँ वो माहौल में वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट से मर रहा है। तो उसको समझाना ज़रूरी है। मैं खुद आऊँगा, अपन टीचर से बात करेंगे कि अभी हमारे से हो गया, हम अगली बार नहीं करेंगे। सोल्यूशन है कि नहीं है? अपन कभी एक्टिवली खुद हो कि इतनी छोटी बात के लिए स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। हमें लगता है ये बच्चों के लिए बहुत छोटी बात है, हमारे लिए बहुत छोटी बात है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 4 साल के बच्चों के लिए उनका फ्रेंड सर्कल, उनकी टीचर का थोड़ा सा भी कमेंट
बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहले ही बताया है 5 ईयर्स तक ब्रेन 95% डेवलप होता है। हम 18 ईयर्स ऐसा नहीं सोच सकते कि बच्चे को 12 साल पे सही संस्कार देंगे, 15 साल पे सही संस्कार देंगे, गलत। पहले साल से जो शुरू किया, इनफैक्ट गर्भ संस्करण जो बोलते हैं, जो शुरू पहले से किया वही अपने को 18 साल तक दिखता है। और 18 साल के बाद क्यों? हम खुद बोलते हैं ना, अगर किसी ने हमारी तारीफ़ की, इंडिपेंडेंट बने कि बहुत अच्छा है, तो हम यूजुअली किसको अपना श्रेय या डेडिकेशन किसको करते हैं? सबसे पहले माता पिता को करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हमारे गुरु को करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने बच्चे को एक छोटा पौधा समझो। पौधे को कैसे विकास करना है, विकसित करना है, वो हमारे हाथ में है। पानी कैसे देना, उसमें कौन से प्रकार का फर्टिलाइज़र डालना या कौन सी प्रकार की चीज़ें डालना ताकि वो और बेहतर हो। अगर पौधा कमज़ोर है तो क्या करना? उसको और डांटना, और कोसना, और चिल्लाना, ये करना है? उसका और ध्यान देना, उसको क्यों प्रॉब्लम है, वो क्यों कमज़ोर है, वो ढूंढना ज़रूरी है। करेक्ट? हर चीज़ों का अगर कहीं पे भी साइंटिफिक तरीके से कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। नहीं समझ में आया, अपने पेरेंट्स से पूछो, स्कूल से पूछो, गुरु से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो जिनको ये सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया है, डॉक्टर्स से पूछो। आजकल डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ओवरऑल बढ़ भी रहे हैं, जो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, आपके समाज में होते हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ पूछने की देरी होती, डरने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे कंफर्टेबल है। मैं बहुत बेसिक ही बात करूँगी और फिर अपन आगे का जो भी आप लोगों को डिस्कस करना होगा उसके लिए ओपन डिस्कशन रख सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है शील स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य या यौन शिक्षा। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जो सही में अपने बच्चों को ये चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से शायद आपको भी जब बच्चे थे तब आपको भी ये चीज़ों का ज्ञान नहीं दिया होगा। तो हमें यही लगता है ये परंपरा है, ये चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी होती है। स्कूल सिखाए तो ठीक, नहीं सिखाए तो बच्चे खुद ही सीख जाएंगे। अब मोबाइल टीवी के ज़रिए बच्चे खुद सीख रहे हैं तो हम बच्चों को गलत मान रहे हैं। जिज्ञासा पहले भी थी, अभी भी है, क्योंकि ये खुद का शरीर है। हम दूसरी चीज़ों की, दूसरी करेंसी, दूसरे की पॉलिटिक्स, दूसरों के घर के बारे में बात करते हैं, खुद के शरीर के बारे में बात नहीं कर सकते। सही के गलत? इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, मूवीज़ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि आजकल ये समस्या, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारा गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, वीडियो के ज़रिए, बहुत सारा गलत चीज़ें, मीम्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें अब हो रही है। स्नैपचैट, ट्विटर, कितने यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर ये गलत इन्फॉर्मेशंस पास ऑन होती जाएंगी तो इसको सही इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट या बदलेगा कौन? वो अब हमारा ही काम है। मोबाइल आपने दिया बच्चों को, खरीद के किसने दिया? स्कूल ने बोला हमें थोड़ा एजुकेशनल हेल्प लगेगा, आपको कांटेक्ट करने के लिए लगेगा, हमने कहीं ना कहीं करके दिया, तो अब सुधारेंगे भी हम ही ना। घर से इम्पॉर्टेंट इसका ज्ञान कहीं से भी शुरू नहीं होता है। सो इसीलिए बचपन से ही अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करो कि मैं हूँ, कुछ भी है, तकलीफ़ है तो बताओ। आपकी जिज्ञासा, मैं जिज्ञासा को सिर्फ समझने का बोल रही हूँ, प्रयोग करने का नहीं बोल रही हूँ। आप समझिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मैडम हम उसकी जिज्ञासा के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो वो चीज़ों को वो इस्तेमाल या प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करेगा। नहीं, हम बच्चे को सही और गलत दोनों चीज़ें बताएंगे। नहीं बताएंगे, सिर्फ गलत चीज़ें ही बताने के लिए नहीं है। जैसे उन्होंने बोला हम नो या नेगेटिव चीज़ें नहीं, हम सही तरीका या सही चीज़ें भी बताएंगे अपने बच्चे को। बुक्स है, वीडियोस है, यूनियन ऑफ विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी वेबसाइट है, क्योंकि कई बार हम ओरली बच्चों से बात नहीं कर सकते, पर पिक्चर्स के ज़रिए कौन सी एज पे शुरू कर सकते हो? पहले मुझे ये बताइए, ये कौन सी एज पे अपन बात शुरू कर सकते हैं? एनी आइडिया? अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि मैंने बोला 10 और 11 साल पे बच्चों का शारीरिक परिवर्तन और मानसिक विकास उस तरफ बढ़ता है। ओरिएंटेशन जिसको हम बोलते हैं, जेंडर ओरिएंटेशन, वो बढ़ता है। तो अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज धीरे धीरे शुरू करना है।
तो 10 ईयर से छोटे बच्चों को नहीं सिखाना है क्या? अगर सिखाना है तो उसको क्या सिखाना है? वेरी गुड, हर मदर बोलती है, हर फादर को भी बोलना ज़रूरी है। पेरेंटिंग इज इक्वल, गुड टच एंड बैड टच, सही स्पर्श, गलत स्पर्श। 4 साल 5 साल जो मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, आपको पता है उनका रिसर्च अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है कि अराउंड 53% मेल्स मतलब लड़कों के साथ और 47% फीमेल्स के साथ कहीं ना कहीं फिजिकल अब्यूज़ का शिकार वो लोग होते हैं। 47-53 मतलब 2 में से 1, और उसमें तो मेल्स मतलब लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वली सिखाना ज़रूरी है। गुड टच बैड टच बहुत इजीली सब स्कूल सिखाती है, करेक्ट? वीडियोस के ज़रिए, फ़ोटोज़ के ज़रिए, पेरेंट्स को बुला के, क्योंकि उनको पता है ये बच्चे अभी के लिए इनोसेंट है। तो क्या 10 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा अपनी जिज्ञासा जो इंटरनेट पे देख रहा है वो गलत है, वो इनोसेंट नहीं है? वो भी तो इनोसेंट है ना, वो उसकी वय में है, वो युवान बन रहा है, उसके इमोशंस, उसके हॉर्मोन्स को वो अलग दिशा या गलत दिशा दे रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं समझाना भी हमारा ही रोल पड़ता है। सो वी कैन स्टार्ट विथ 10 या 11 साल। हम बच्चों को 10 या 11 साल पे ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा शिक्षा शुरू कर सकते हैं। कौन से माध्यम से, अपनी बात हुई, कौन से माध्यम से अपन शुरू कर सकते हैं? वीडियो, पिक्चर, इमेजेस, बुक्स है, बायोलॉजी। बहुत यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को बायोलॉजी में डॉक्टर बनाने की इच्छा होगी। कितने लोगों को इच्छा है बताइए? कितने बच्चों को डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को? सही है, उसमें क्या है बताइए? बहुत सारे पेरेंट्स को बनाना है ना, बच्चों को डॉक्टर बनाना है। ये भी तो एक विज्ञान का ही शिक्षण का रूप है। ये बायोलॉजी में सिखाया जाता है 15 ईयर्स 16 ईयर्स पे। बायोलॉजी में आता है कि नहीं आता है? करेक्ट है ना? तो हमें भी वही सरल तरीके से ओपनली बच्चे के साथ बात करनी है। स्कूल को भी समझाना है। स्कूल को क्यों समझाना है? क्योंकि अगर बच्चे की जिज्ञासा जाके स्कूल में खुली, टीचर से बात की उसने, मेरे पेरेंट्स ने बताया था, पेरेंट्स को लगेगा माता पिता का व्यवहार बराबर नहीं है, माता पिता की ही संगत गलत है। तो बच्चे को पहले ये समझाना ज़रूरी है कि जो आपकी जिज्ञासा है वो कौन सी उम्र या कौन सी चीज़ तक की सही है। आगे इसका प्रयोग जब तक हम अडल्ट नहीं बनते हैं, वैवाहिक जीवन में नहीं आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका प्रयोग यूजुअली नहीं किया जाता है। इसमें नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। सही और बुरा दोनों सिखाना है आपको, खुद के एग्जाम्पल से, अपने मदर के एग्जाम्पल से, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स के एग्जाम्पल से। आपको ऐसा लगता है कि उससे उसका प्रयोग बढ़ेगा? नहीं। अगर आप समझाओगे कि इसके कितने सारे बुरे या एडवर्स इफेक्ट्स हैं, आपको ओवरऑल शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं खुद बच्चा ये चीज़ों से दूर रहेगा। नहीं लगता? खुद दूर रहेगा। सेफ्टी खुद को किसको नहीं पसंद है ना? अपन हेलमेट यूज़ करना बोलते हैं तो सही के लिए बोलते हैं, गलत के लिए बोलते हैं, करेक्ट? तो अगर उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी चीज़ों का बताया जाए सही तरीके से, एज आई सेड, ओपनली बात करो और दोनों पहलू की बात करो, एक पहलू नहीं। अपना काम शॉर्ट में ख़त्म करके निकलना है, मैंने आज मेरे बच्चे से बात किया, वैसे नहीं करना है। उसके भी प्रश्न सुनिएगा, वो क्या बोलना चाहता है, और फिर उसके उत्तर दीजिएगा, ठीक है? और कोई चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है या कुछ भी बात करनी है तो वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। अभी यहाँ पर इन्हें टैबू ही समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके टैबू कहते किसे हैं? जितने बैठे हैं ना, पता है क्या डिस्कशन कर रहे हैं? नहीं पता। मोस्टली तो यही पता नहीं होगा। किसे कहते हैं जानते हो? बहुत सारी बातें वो कह रहे थे। कौन सी शिक्षा देना अपने बच्चों को? वो तो शायद 10 साल बोल रहे थे। 8 ईयर ऑनवर्ड्स फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं, इमोशनल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं। होने लगते हैं कि नहीं? यदि आपको और नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल वर्ड है,
आपके घर में बच्चियां कब से अशुद्धि में होने लगती हैं? कौन सी एज से? 12 ईयर नहीं, 9 to 10 ईयर से वो अशुद्धि में होने लगती हैं बच्चियां आज के ज़माने में, 10 साल में। तो जब से बच्चियां अशुद्धि में होने लगे तो समझना उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो गए हैं, फिजिकल चेंजेस शुरू हो गए हैं, उनमें कुछ इच्छाएं पैदा होने लगी हैं। कौन सी इच्छाएं पैदा होने लगी? जैसे हम शील व्रत की बातें कहते हैं, ब्रह्मचर्य की बातें कहते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अपने स्वभाव में रहना, और अब्रह्म का अर्थ होता है शील से बाहर आ जाना। अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए कुछ व्यक्ति प्रयोग करता है, कुछ मानसिक प्रयोग करता है, फिर वीडियोस देखता है, मूवीज़ देखता है, नॉवेल्स पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है। अब वो पेरेंट्स से तो डिस्कस कर नहीं सकता क्योंकि पापा से डर लगता है। अब बेटा है तो मम्मी से डिस्कशन कभी करेगा नहीं, घर में जितने भी फीमेल है उनसे वो डिस्कस करेगा नहीं, और पापा से वो पूछ सकता नहीं। तो उसके लिए सेफेस्ट प्लेस कौन सा होता है? फ्रेंड्स। सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है दोस्तों के साथ वो डिस्कस करेगा, वही करेगा। और पहले तो फिर भी यही था, लेकिन अब स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है क्योंकि हर एक के हाथ में मोबाइल है। वो कह रहे थे कि 15 ईयर्स से मोबाइल मिलता है। घर में जितने भी दादा दादी, उनका मोबाइल पोता पोतियों का ही होता है। वो दादा दादी का मोबाइल नहीं होता है, उनके जो चिल्ड्रंस हैं ना, उन्हीं का होता है। और दादा दादी बड़े अच्छे से अपने पोतों को अपना मोबाइल दे देते हैं। अब दादा दादी को समझता ही नहीं कि पोता पोती क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। पूछ लो जिनसे भी। तो वो अपना ऑफिशियल राइट मानते हैं, दादा की हर वस्तु उनकी वस्तु है। यही होता है। तो ऐसा माइंडसेट भी ठीक नहीं कि 15 ईयर्स के बाद बच्चों को मोबाइल मिलता है। 4 साल से 6 साल की एज से बच्चों को मोबाइल मिल जाता है। सत्य यही है। और जैसे ही वो 8-10 साल की एज में पहुंचना शुरू कर देते हैं, क्लास 5th, क्लास 6th, उसी क्लास 5th, 6th से सारी चेंजेस और सारी जिज्ञासाएं उनके मन में पैदा होने लगती हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि घर में माता पिता इस विषय में कभी डिस्कशन नहीं करते। शायद ही कोई पेरेंट्स डिस्कशन करते होंगे। इंडिया में तो यही है। और टीचर भी नहीं करते। तो बच्चों को यह शिक्षण देना बहुत आवश्यक है। नहीं है तो वो आपके हाथों से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे गलत सब कुछ करने लगेंगे। हम एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 8th क्लास की बच्ची हमारे पास आई, एक जगह की हम नाम नहीं बता रहे, और वह कन्फेस करने आई, प्रायश्चित लेने आई। क्योंकि हम इसी विषय में डिस्कशन कर रहे थे जब पर्युषण पर्व की बात थी। 3 दिन के लिए ऐसी एक वर्कशॉप लगाया था बच्चों का, यूथ का। और जो बच्चे थे वो 12 साल से ऊपर के बच्चे थे, और विषय चल रहा था कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, शील को सुरक्षित रखना है। जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपोजिट जेंडर के प्रति कोई गलत भाव हम न लेकर के आए। ब्रह्मचर्य का अर्थ सामान्य से यदि समझना हो तो जो बच्चे हैं अन्य जेंडर हैं, लड़कियों के प्रति कौन सी दृष्टि आए? या तो बहन की दृष्टि आए। जो बड़े हैं लड़की महिलाओं के प्रति दृष्टि, या तो बहन की दृष्टि, अथवा बेटी की दृष्टि, अथवा माँ की दृष्टि। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है। अब जब इस विषय में डिस्कशन चल रहा था तो उस बच्ची ने, जो बच्ची 8th क्लास की थी, उसने अबॉर्शन कराया था। 8th क्लास की बच्ची की एज कितनी होती है? 13 साल। कौन सा प्रायश्चित लेने आई थी वो? गर्भपात का प्रायश्चित लेने आई थी वो। आप समझ सकते हो, 13 वर्ष की उम्र में गर्भपात का वो प्रायश्चित लेने आई थी। बोले मुझे पता ही नहीं था, फ्रेंड्स के साथ हम लोग रहते थे, इच्छाएं हो गई।
बोले जो बाद में सब किया जाता है हम लोग तो हमेशा ऐसे करते रहते हैं। अब इतने इनोसेंट तरीके से वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी वो। तो बच्चे, आज के बच्चे विशेषकर, आप यदि ये समझ रहे हैं 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं जानकारी है, कुछ नहीं समझते, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। हर पेरेंट्स यही मानता है कि हमारे बच्चे को कुछ पता नहीं, अभी तो बहुत यंग है, अभी क्या समझने की उम्र है। जब बच्चे कॉलेज में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी 18-20 ईयर्स में आ जाएंगे, तब ये चीज़ें स्टार्ट होती। ऐसा नहीं है। याद रखें, यदि हम शास्त्रों को उठा करके देखें, जब पहले विवाह होते थे तो विवाह की उम्र कितनी होती थी? 13 वर्ष, और 13-14 वर्ष में माँ बन जाती थी। उस समय 14 वर्ष में एज में माँ बन जाती थी। तो जब 14 वर्ष की उम्र में कोई माँ बन रही है, और ये आज की स्थिति नहीं है, हमेशा से ये तो नेचुरल है, तो इसका अर्थ है 10 साल के पीरियड से ही उनके माइंड में सब कुछ प्रश्न उठने लगते हैं। हाँ, बच्चों में थोड़ा सा लेट होता होगा, ऐसे ही ना, कंपैरेटिवली। मेल में 1-2 साल का वेरिएशन, जहाँ तक हमने पढ़ा है ऐसा ही है। गर्ल्स में अर्ली हो जाता है 1-2 साल पहले, और बॉयज़ में थोड़ा सा लेट हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडीज़ में आते हैं, पर बच्चियों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो बच्चियां उस उम्र में सब कुछ देखती हैं। आपको क्या पता आपकी बच्चियां क्या देखती होंगी मोबाइल में? बताइए, जितनी माँ बैठी हैं यहाँ पर, क्या देखती होंगी? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें समझ में नहीं कि शील व्रत क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, नहीं पता, ज़्यादा गलत क्या होता है पता नहीं, और इतनी सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। तो मेंटलिटी तो वर्तमान में यह बनते चले जा रही है कि कुछ गलत है ही नहीं। और डॉक्टर्स बोलते हैं जैसे हमें भूख लगती है हम भोजन करते हैं, वैसे वो ये फिजिकल नीड है तो हमने कर लिया, तो क्या गलत कर लिया? आप लोग भी यही कहते हैं, क्यों? अब धर्म उसे कहता है शील व्रत का पालन करना चाहिए। अब जब शील व्रत का पालन नहीं करता है, उसे कोई पार्टनर मिलता है नहीं, कोई फ्रेंड नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या करने लगता है? मास्टरबेशन करने लगता है। अब हम बड़ा खुल कर के बोल रहे हैं, मास्टरबेशन समझते हो? नहीं समझते? समझते कि नहीं? यानी अकेले अपने आप में वो सारी एक्टिविटीज जो करता रहता है। जब ब्रह्मचर्य की हम बातें करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म की हम बातें करते हैं, तो हमें सब कुछ समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन मात्र फिजिकली नहीं होता है, वर्बली भी होता है और मेंटली भी होता है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवता लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करते हैं? शीर्षा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अर्थात जैसे जैसे ऊपर ऊपर क्वालिटी के देव होते हैं, वो जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसे नहीं करते हैं। टच कर लिया तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, उनसे बातचीत कर ली तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सिर्फ उन्हें देख लिया तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर जब और ऊपर हो जाते तो ना देखने की आवश्यकता, ना बात करने की आवश्यकता, सिर्फ मन में सोच लिया तो सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कहने का अभिप्राय है, व्यक्ति मन में भी विचार कर रहा है तो भी वह कुशील का सेवन कर जाता है, और सबसे अधिक कुशील का सेवन वो करता है मानसिक रूप से ही करता है। फिर उसको बस उसके माध्यम की आवश्यकता, कुछ मीडियम चाहिए। तो पहले तो मीडियम नहीं थे, पहले ना उसे बुक्स मिलती थी, ना मैगजीन मिलती थी, ना मूवीज़ देख सकता था, और मूवीज़ भी होती तो एडल्ट मूवीज़ होती थी, सेंसर बोर्ड होता था। अब आज कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, सबके हाथ में है मोबाइल है, और वेब सीरीज़ वो देख रहा है। और क्या देखता है? शायद आपको भी नहीं पता होगा क्या देखता है वो। पता है आप लोगों को क्या देखता है? आपके बच्चे क्या देखते होंगे मोबाइल में, बताइए? क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी हो रही, जिज्ञासा पैदा हो रही, जानने की इच्छा पैदा हो रही, क्या होता है क्या होता है, तो वो शांत करने की कोशिश तो करेंगे, नो डाउट। अब उन्हें पूछने में हिचक होती है। अभी कह दिया कि टैबू, टैबू का अर्थ होता है उन बातों को सरेआम नहीं कहना चाहिए, नहीं, सबके सामने डिस्कशन नहीं करना चाहिए। वही होता ना, जो सबके सामने कहने योग्य बातें नहीं होती हैं वो टैबू कहलाती हैं।
अब सबके सामने तो नहीं, लेकिन बच्चा माता पिता अथवा माता पिता बच्चों से तो डिस्कशन कर सकते हैं कि नहीं। अब आप उसे नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। तो जितनी माता बैठी हैं, कितनों ने अपनी बच्चियों को समझाया, ये सब बताइए। कितनों ने अपने बच्चों को समझाया, ये बताइए। डॉक्टर साहब, आप लोग के पास तो पेशेंट आते होंगे, वो शेयर करते होंगे, उन्हें भी झिझक रहती है ना कि आजकल थोड़ा सा फ्री होने लगे हैं पेरेंट्स। होने लगे? नहीं होने लगे पेरेंट्स। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, झिझक करने की भी कोई बात नहीं है, यह गलत नहीं है। कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है, ये तो गलत हो रहा है। यदि हम इसकी शिक्षा देने लगे तो बच्चों में और इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। एक पॉइंट ये रखा जाता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन की शिक्षा यदि दे दी जाएगी स्कूल लेवल में, तो उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि और बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो फिर वो और भी गलत करेंगे नहीं। शास्त्र, आप जब पूजन करते हो उसमें एक पंक्ति आती है, बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अर्थात जब तक हमें यह ज्ञान ही नहीं होगा कि ये गुण है कि दोष है, ये अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, तो कैसे तो हम उसको छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, और कैसे अच्छी चीज़ों को हम अपनाएंगे। त्याग और अपनाना बाद में होता है, पहले उसका ज्ञान होता है कि ये सही है कि गलत है। तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, सबको करना चाहिए। जैसे आप दूसरी शिक्षाएं देते हैं, मॉरल वैल्यूज़ की शिक्षाएं देते हैं, गंदगी में नहीं रहना चाहिए, कैसे हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, किसी से गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए। यदि कुछ मिस्टेक हो जाए तो बच्चों से कहते हैं उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। सिखाते हो कि नहीं सिखाते? शिक्षा देते हो कि नहीं? तो उम्र के साथ यह शिक्षा देना भी उतनी ही आवश्यक है कि जब मन में कुछ इच्छाएं पैदा होने लगे तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कहाँ वो शील की श्रेणी में आता है, ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है, और कहाँ वो अब्रह्म की श्रेणी में आता है। अब प्रॉब्लम है कि किसी को शिक्षा मिली नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत देश में है कि किसी को ये ज्ञान मिला नहीं है, मिलता नहीं है, तो इधर उधर के तरीकों को वो अपनाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सभी पेरेंट्स से कहना है अपने बच्चों को सही तरीके से समझाएं। अब समझाने के पहले पेरेंट्स को भी सही ज्ञान नहीं है, अभी तो सही हम बात नहीं कर रहे हैं, फ्रैंकली वेरी, भले ही वो पेरेंट्स बन गए लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि बच्चों को किस प्रकार से हम समझाएं, क्या बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैसे इमोशनल चेंजेस उनमें होते हैं उत्पन्न। उस समय उनका मूड हमेशा स्विंग होते रहता है। अब मूड स्विंग होगा तो आपको लगता है कि हमारी बात सुनता नहीं है, और आप डांटने लगते, चिल्लाने लगते। आप उसकी एज में जाकर के क्यों नहीं सोचने की कोशिश करते कि उस एज में जब आप थे आप क्या करते थे, आप कैसे बिहेव करते थे जब उस एज में आप थे। तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करना है। बच्चे हमेशा बहुत नादान होते हैं, बहुत सरल होते हैं, एकदम दिल के सच्चे होते हैं, उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है ये पाप है कि धर्म है, पुण्य है, उन्हें पता नहीं है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। जैसे दोस्तों ने बता दिया तो फिर वैसे वो एक्टिविटी करने लगते हैं। 4 दोस्तों से शेयर करेंगे तब 3 दोस्तों तो बोलेंगे सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो माइंड सेट ये बन जाता है ज़िंदगी एक बार मिली है, जब तक जीना बढ़िया जीना, अच्छे से जीना, खुश रह करके जीना, सब कर लो, नहीं तो बाद में फ्यूचर में रिग्रेट रहेगा, पछतावा होगा, हम उस समय यंग एज में ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। ऐसी भी मानसिकता वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? कौन सी शिक्षा देना चाहिए? ब्रह्मचर्य क्या होता है। अब ब्रह्मचर्य जब हम कहें तो आपकी दृष्टि में सीधे महाराज जी माता जी आ जाता है।
जैसे हम कहें ब्रह्मचर्य, तो आप क्या समझोगे? हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब हो गया मुनि महाराज बनना, साधु बनना है, घर गृहस्थी को त्याग देना है, शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना ही नहीं होता है। भारतीय संस्कृति रही है, जब तक वो विद्या अध्ययन करते हैं तब तक वो ब्रह्मचर्य से रहते हैं। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था, और विडंबना ये है कि 95% लोग जो हैं कोई वर्जिन नहीं मिलता आज के ज़माने में। ऐसे ही है ना कि हमने ज़्यादा फिगर बोल दी? हाँ, आप बता दीजिए क्या रिसर्च कहता है? कोई भी वर्जिन मिलना यानी बहुत रेयरली है। वर्जिन का अर्थ होता है उसका शील सुरक्षित रहे विवाह के पहले। वर्जिन का मतलब वो शील सुरक्षित रखे विवाह के पहले। आज के ज़माने में बहुत दुर्लभ है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं हो बचता है, चाहे मेडिकल फील्ड में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, चाहे लॉ फील्ड में जाएं, कहीं पे भी चले जाएं। आपका रिसर्च क्या बोलता है? कितने % वर्जिन मिलते होंगे? क्यों डॉक्टर साहब बता दीजिए। हमने 90-95% बोल दिया। करेक्ट सर। रिसर्च में भी बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, तो कई बार लोग सही उत्तर नहीं देते हैं, तो साइंटिफिक डेटा भी उतना मदद इसमें नहीं कर पाता है। पर लगता तो है ना आज की पीढ़ी को देख करके, जो विवाह के बाद कार्य होना चाहिए वो विवाह के पहले ही सब कुछ हो जाता है। सब कुछ, प्राय सब कुछ हो जाता है। और इसलिए हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता ही बनी है, वो ज़िंदगी भी पढ़ने के लिए मिली है और एंजॉय करने के लिए मिली है। बाकी फिर मैरिज होने के बाद हम रेस्ट्रिक्शन में बंद ही जाएंगे, फिर घर से निकल नहीं पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, इधर उधर जा नहीं पाएंगे। तो सब कुछ कर लो। अब ऐसी मानसिकता उनकी बन जाए, उससे पहले आपका कर्तव्य है कि सही मानसिकता आप उनकी बनाना सीखें। सही क्या है, गलत क्या है, ये पहचान उनकी कराना सीखें। इसलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है, आरिका माताओं की आवश्यकता होती है। वे बच्चियों को समझाती हैं शील व्रत क्या होता है, ब्रह्मचर्य से कैसे रहना चाहिए। इसलिए पहले नियम लिया जाता था कि जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नियम ले लेता है पढ़ाई तक, तो वो हमेशा फोकस्ड रहता है, उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मन नहीं भटकता है, वो गलत आदतों का शिकार नहीं होता है, गलत संगति में नहीं जाता है, नशे से वो बचा रहता है, अपने शरीर को वो बचा करके रखता है। अपनी सारी एनर्जी जो है सिर्फ अपने स्टडी के लिए, अपने गोल को अचीव करने में ही लगा लेता है। और यंग एज में यदि वो इसमें भटक गया, फिर वो कुछ नहीं रचता है, कि सारी एनर्जी उसकी उसी में जा रही है, एंजॉयमेंट में, घूमने फिरने, खाने पीने और सब कुछ करने में। तो ये शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। सभी माता पिता को अपने बच्चों के लिए शिक्षित करना, और उससे पहले आवश्यकता है आप स्वयं शिक्षित हो जाएं। शिक्षित हो जाए इन द सेंस, आपको एटलीस्ट इतना ज्ञान होना चाहिए कि 8 साल की उम्र में, 9 साल की, 10 साल की उम्र में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। मात्र बच्चियों में नहीं परिवर्तन आते हैं, लड़कों में भी परिवर्तन आते हैं। बच्चियों का तो आपको नजर आ जाता है, लड़कों का नजर नहीं आता है। माता के पिता को कहाँ नजर आता है? अब कोई लड़का शेयर नहीं करता, उसको शर्म आती, मम्मी से मैं कैसे बात करूं? आती कि नहीं शर्म उसे? बोले इस एज में वो गलत हो जाता है। जैसे बच्चों को एक बीमारी लगती है ना, बेड वेटिंग की, तो उसको लगता है कि बेड वेटिंग हो रहा है, नहीं, बिस्तर गीला हो जाता है। बच्चों को एक बीमारी होती है ना, होती कि नहीं कैसे जी? प्राय बच्चों को होती है। अब जो 12, 13, 14, 15 साल में आ जाता है तो उसको शर्म आती है। वो एक एज तक तो वही समझते रहता है, शायद जहां तक हम समझ रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं? लड़कों की बात कर रहे हैं। आप हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? तो ये सब घटे उससे पूर्व बच्चों को समझाइए क्या चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, क्यों उसके मन में इच्छा पैदा हो रही है। वो नेचुरल है, फिनोमिना है, ऐसा नहीं कि वो पाप कर रहा है वो। क्योंकि आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं अनादिकाल से प्रत्येक जीव को लगी हुई है। जैसे भूख लगती है
स्वाभाविक है। भय लगता है, उसे डर लगता है, स्वाभाविक है। इच्छा होती परिग्रह को जोड़ने की, ऐसी एक मैथुन संज्ञा भी है, स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब तक उसे जानकारी नहीं होती तो एक गिल्टी उसे अंदर पलते रहता है कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसे समझना चाहिए कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप तो इस टॉपिक को ओपनली डिस्कस करना सीखें। कई लोगों को आश्चर्य होगा कि हम कैसे डिस्कशन कर रहे हैं। लग रहा होगा ना आश्चर्य? नहीं लग रहा? हमारा लास्ट ईयर पुणे में चतुर्मास था, इससे भी ओपनली डिस्कशन हमने किया था सब। आज का यूथ जो है पूरा का पूरा मास्टरबेशन की गिरफ्त में आ गया है। आज का युवा वर्ग है पूरा का पूरा गलत तरीकों में उतर करके आ गया है। उसका ब्रह्मचर्य बाकी ही नहीं है, शील व्रत बाकी ही नहीं है। और विचित्र बात यह है कि वो सब कर रहा है तो उससे वो गलत मानता भी नहीं है कि मेडिकल साइंस उसे परमिट करता है। कई डॉक्टर तो ऐसा बोल देते हैं, जैसे भूख लगती है वैसे हम भोजन कर रहे हैं, वैसी दूसरी भूख है तो उसको हम शांत कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे लॉजिक क्या, आप बताइए। हाँ, आप झिझक नहीं करना, आप तो ओपनली डिस्कस कर ली, कोई बात नहीं। हाँ, सब लोग तैयार हैं, अब हमने खोल दिया, वो बात का डिस्कशन कर लीजिए। जैसे स्वामी जी ने बताया, मैंने भी एक बात आपकी तरफ रखी थी कि क्या सही आपने जिस है? हिसाब से रखा था उन्होंने, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। हम बोल रहे हैं किसी को कुछ नहीं समझ में। आपने कहा टैबू, तो कुछ समझ में नहीं। टैबू क्या बोल गई मैडम? हाँ, सही और गलत पूरा दोनों चीज़ें समझाना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि आजकल चीज़ें बढ़ रही है, मास्टरबेशन बढ़ रहा है, सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। इन्फेक्शंस, हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उनको ये बोल सकते हैं, जो आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्फेक्शंस है, आपको सब लोगों को नाम पता है, HIV है, इन्फेक्शन है, बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों की उनको सही तरीके से अगर सलाह दी जाए, कैसे, मैंने बोला था नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो नियंत्रण कैसे हो सकता है, कौन सी चीज़ों के उसका उपयोग किया जा सकता है, कौन सी उम्र में किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ों का भी ओवरऑल सलाह देना ज़रूरी होता है। और जैसे उन्होंने बहुत सही बताया कि कई बार हमें ही चीज़ों का पता नहीं कि क्या सिखाए, तो पहले हमें खुद को रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से खुद को पढ़ना है, खुद को सीखना है, या सलाहकार की मदद से सीखना है, गुरु की मदद से सीखना है, फिर बच्चों को सिखाना है। वरना हम आधा अधूरा नॉलेज अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वो भी गलती हो रहा है। तो पहले सुशिक्षित होकर फिर बच्चों को शिक्षा देंगे तो और थोड़ा तरीके से आसानी से बच्चों को समझा पाएंगे। वैवाहिक जीवन तक रुकना, संयम रखना, जैसे उन्होंने बोला इट्स ए नॉर्मल फिनोमिनन। प्यूबर्टी बोलते हैं हमारी भाषा में इसको। प्यूबर्टी मतलब वय में आना। लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। 9 साल के बाद लड़कियों का विकास होता है, 10-11 साल के बाद लड़कों का विकास आता है। कई बच्चों को जल्दी भी आ जाती है, 7-8 साल में भी आ जाती है। तो उस हिसाब से हमें उनको समझाना ज़रूरी रहता है। तो प्यूबर्टी में जब आते हो तब आपके नेचुरल बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजी चेंज होती है, शारीरिक और मानसिक चेंजेस। रोलर कोस्टर की जैसे बात की, अपन पूरे रोलर कोस्टर में रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और यूथ पूरा एनर्जी वाला है, अगर आप उसकी एनर्जी डाइवर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ करेगा, इसीलिए वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उनकी जो एनर्जी है अगर सही दिशा में यूज़ की जाए तो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नहीं मिलता, बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, पर ज़रूरी है कि दोनों पहलू समझाना। ये सिक्के के दोनों साइड्स हैं। जैसे स्वामी जी बात कर रहे हैं, बहुत ओपनली बात कर रहे हैं, शायद मुझे भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है कि दोनों सिक्के के पहलू को समझो और फिर उस हिसाब से बच्चे को समझाओ। ज़रूरी नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मैंने जैसे बोला ना, शॉर्टकट में मत करिएगा, ये प्रोसेस है, इसको दिन लग सकते हैं, बच्चों को समझाने में कई बार महीने लग सकते हैं। पर धीरे धीरे सही तरीके से समझाना और फिर ये भी समझना कि वो क्या समझा है, उससे भी पूछना। कम्युनिकेशन में जैसे मैंने बोला, उसका सुनना वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि पता तो चले वो सही सीखा है या सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है। कई बार वो भी तैयार नहीं होते, बच्चे तैयार होते क्या है, सिर्फ अपन पेरेंट्स कई बार तैयार होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बच्चे भी तैयार नहीं होते। वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बच्चे की भी तैयारी देखनी पड़ती है।
माँ बाप को भी तैयार होना पड़ता है। ये तैयारी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी वो बात कर रहे थे कि पेरेंटिंग कैसे करना चाहिए, कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए। एक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी अच्छी है, छोटी सी है। एक कपल गुरु महाराज के पास, साधु महाराज के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमें शिक्षा दीजिए, बताइए कि हम अपने बच्चों को संस्कार कौन सी उम्र से डालना शुरू करें। तो कितनी उम्र से संस्कार देना चाहिए बच्चों को? गर्भ से। उदाहरण दिया जैसे अभिमन्यु का, क्योंकि अभिमन्यु गर्भ में जब आया था सारी बातें सुन रहे थे। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, गर्भ से संस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो बोले कब से फिर संस्कार देना शुरू करें? जन्म लेने के बाद कितने वर्षों के बाद? बोले जन्म के बाद भी संस्कार शुरू नहीं होते हैं। तो कब से? जब वो पत्नी माँ बनने की इच्छा करती है तो उससे 6 महीने पहले संस्कार की बातें आती है। कब? 6 महीने पूर्व में वो हस्बैंड वाइफ उस प्रकार की भावना को भाना शुरू करे। जैसे तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो उससे पहले गर्भ कल्याणक होता है, और गर्भ कल्याणक के 6 माह पूर्व जो है तीर्थंकर भगवान की माँ जो है उनकी सेवा करने के लिए देवियाँ आती हैं। वो सेवा कैसे करती हैं? मात्र शारीरिक सेवा नहीं करती हैं, मानसिक सेवा करती हैं। यानी कि 6 महीने पूर्व से उनकी जो मानसिकता है सिर्फ धर्ममय बनाने की कोशिश शुरू कर देती है। वो धर्म के प्रश्न पूछेंगी, धर्म की पहेलियाँ पूछेंगी, संयम की बात करेंगी, त्याग की बात करेंगी। तो जो तीर्थंकर का जीव आने वाला है, उस भव से मोक्ष जाने वाला जीव है, अनेकानेक जीवों का कल्याण करने वाला है, उसकी माँ को तैयारी करने में 6 महीने पूर्व की आवश्यकता लग गई। तो आज वर्तमान की माता को कितनी आवश्यकता होगी बताना? यानी माँ बनना, सही माँ बनना, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी है। और आज की जितनी भी माताएं एक्सीडेंटली बनती है, कोई सोच विचार करके नहीं बनती। गलत तो नहीं कह रहे हम चाहते हैं, जितनी चाहते हैं। अच्छा, कितनी चाहते हैं कि आप तीर्थंकर की जैसी माँ बने, अथवा आचार्य श्री आपकी कोख से, जैसे आचार्य श्री का जन्म हुआ है ऐसा बालक आपकी कोख से जन्म ले। कितनी माँ है ऐसी? तो 6 महीने पहले से ब्रह्मचर्य का पालन किया था उस माँ ने। तैयार हो आप? 6 महीने पहले से टीवी देख का त्याग करना, मोबाइल का त्याग करना, धर्ममय आचरण करना, प्रभु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, विषयों का त्याग करना, घूमने फिरने का त्याग। यानी हमारी विचारधारा सिर्फ धर्ममय हो और कुछ नहीं हो। तो फिर मानना आपके गर्भ में जो जीव आएगा एक पुण्यशाली जीव आएगा, क्योंकि आपने जो पूरी ग्राउंड वर्क कर दिया है। जैसे खेती करने के पूर्व पहले बखरनी की जाती है, हल चलाया जाता है, खरपतवार काट करके अलग की जाती है, भूमि शुद्ध की जाती है, बीज तो बाद में बोया जाता है। ऐसे ही होता है ना कि बारिश होने के बाद बीज बोया जाता है। तैयारी कब से होती है? गर्मी से ही तैयारी शुरू हो जाती है, साफ सफाई की, खेती की साफ सफाई की। ऐसे ही जो पति पत्नी माता पिता बनना चाहते हैं उनकी तैयारी कब से है? तो ग्रंथों में तो 6 महीने पूर्व से आया है। तो 6 महीने से पूर्व में आप मानसिकता बनाओ कि हमें एक ऐसे जीव को जन्म देना है जो मात्र अपने लिए जीवन न जिए बल्कि सोसाइटी के लिए, समाज कल्याण के लिए, सबका उद्धार करने वाला हो। ऐसी मानसिकता यदि आप बनाना शुरू कर दोगे तो आपका आचरण उसके योग्य होना शुरू हो जाएगा। फिर देखना, विश्वास मानना, आपके गर्भ में जो जीव आएगा कोई सामान्य जीव नहीं आएगा, वह विशेष जीव आएगा। तो यहाँ कितनी माता हैं जिन्होंने 6 महीने पहले से तैयारी की थी? आपकी तैयारी 6 साल बाद होती है, जन्म देने के बाद। जितने बड़ा कड़वा सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है आप लोगों का। बच्चा हुआ नहीं कि बस मोबाइल उसके सामने रख दिया स्क्रीन चालू करके। बोले क्या? बोले मानता ही नहीं है, इतना मस्ती करता है, इतना उधम करता है, शांति से भोजन नहीं बनाने देता, कार्य नहीं करने देता। आपने उसके हाथ में मोबाइल नहीं थमाया, जहर थमाया है। और जो माँ अपने बच्चों को मोबाइल देती है वो माँ नहीं, कुमाता है। वो अपने बच्चों को पॉइजन दे रही है, विष दे रही है, मरने के लिए तैयार कर रही है। एक प्रकार से मानसिकता उसकी खराब करने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ जितनी माताएं बैठी सुमाता नहीं है,
कौन सी माता है? बोलो ये आप अपने मुख से बोलिए, कौन सी माता हो आप? जोर से बोलो। कुमाता हो कि नहीं कुमाता? और ये पिता है, ये कोई दूध के धुले नहीं है, ये उनसे गए बीते हैं, इनके पास और टाइम नहीं है। हाँ, पेरेंटिंग के लिए आपको लिए क्वालिटी टाइम चाहिए बच्चों को देने के लिए। किसके पास टाइम है? क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं, किसके पास टाइम है अपने बच्चों के लिए? बच्चे पैदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों को एक योग्य इंसान बनाना बहुत कठिन होता है। अरे पैदा तो जानवर भी कर लेते, पशु भी कर लेते, पैदा कर लेते कि नहीं? और आपसे अच्छे हैं, आप तो एक ही पैदा कर 10-10 पैदा कर लेते एक साथ और योग्य बना देते अपने बच्चों को। आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों को? आपके पास टाइम नहीं, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, अपने जॉब से फुर्सत नहीं है, अपनी सुविधाओं से फुर्सत नहीं है, लगे हैं अपने में। यदि आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहते हो तो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए, अपनी सुविधाओं का बलिदान, अपने थोड़े से बिजनेस से समय निकालने की बात सोचे। जब आप क्वालिटी टाइम दोगे उन्हें तो वो बच्चा आपके प्रति आत्मीयता का भाव लाएगा, उसे लगेगा कि है कोई केयर करने वाला। कैसे पेरेंटिंग होती है, क्या कर रहे हैं? आज का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि जो सिखाना चाहिए तो वो सिखाते हैं नहीं। अब टेन थीटा कॉस थीटा पढ़ाएंगे, साइन थीटा पढ़ाएंगे, उसमें कहाँ कॉम में आ रहा है आज के ज़माने में? आपको आया कभी साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? हाँ, किसी को नहीं आ रहा काम में। तो ये शिक्षा लेना शुरू करो पहले अपने जीवन में। अच्छा, एक रिसर्च हुई थी, उसमें आया कि वर्ल्ड वाइड रादर इंडिया में जब तक बच्चा 14 साल का हो जाता है, 14 साल के पीरियड तक लगभग वो 1.5 लाख बार इस सेंटेंस को सुन लेता है, तू एक नंबर का गधा है, डफर है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। तुझसे ज़्यादा गया अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता सबसे ज़्यादा ये सुनाते हैं ना। अब बच्चा सोचता है मम्मी बोल रही मैं डफर हूँ, गधा हूँ, तो मम्मी तो सही बोल रही होगी कि मम्मी से ज़्यादा मुझे कोई जान नहीं सकता। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है, अब माता पिता ही मुझे गधा बना रहे हैं, गधा कह रहे हैं, तो बड़ा होकर गधा ही बनेगा वो। इस कारण आपके बच्चे गधे की भांति रहते हैं। यानी किस प्रकार की पेरेंटिंग करते हैं आप लोग, सुनना। कभी सोचा भी करो कि हम जो बोल जाते हैं, अब कोई गधा है तो उसके माता पिता कौन रहेंगे फिर? जब बच्चे ही गधा है तो उसके माता पिता कौन रहेंगे? बताइए कौन रहेंगे? घोड़े रहेंगे? कौन से रहेंगे? कुछ विचार ही नहीं करते आप लोग। क्या बोल जाते हो, किस प्रकार से डांटते हो। कभी भी इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिस्टेक सिंपली रिक्वायर्स करेक्शन नॉट पनिशमेंट। गलतियाँ उसमें सुधार की अपेक्षा रखती है, न कि सजा की अपेक्षा रखती है। आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि कभी गलती नहीं करें। क्या आपने गलती करना छोड़ दिया? जब गुरु आपसे बोलते हैं गलतियां नहीं करना चाहिए, नियम अच्छे से पालन करने चाहिए, तो आपके नियमों में कई दोष लग जाते हैं। आप स्वयं तो गलती करना छोड़ नहीं पा रहे, और बच्चों से, वो छोटे सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गलती ना करे, गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, मिट्टी में ना खेले, टीवी ना देखें, मोबाइल नहीं देखें, और आप स्वयं उसी में लगे हैं। ना आपकी वो बोलना सुधरा है, ना आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो ढंग से, और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि सबको रिस्पेक्ट देख करके बात करें। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सिर्फ अनुकरण करते हैं। इस बात को समझे। जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपका अनुकरण करेंगे और कुछ नहीं। यदि सुनने से बच्चे सुधरना होता तो दुनिया का कोई भी बच्चा आज खराब बच्चा नहीं होता। हर बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा बन करके निकलता है। बच्चे की आंखें उस वीडियो कैमरे की भांति होती हैं। एक बार वो फीडिंग हो गई तो हमेशा के लिए होता है, और यंग एज में जो फीड हो जाता है फिर कभी नहीं निकलता।
आप देखो जब बचपन में आपने जो कंठस्थ किया था, याद किया था, आज भी याद है आपको, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है अब आपको याद ही नहीं होता है। यानी बाल्य अवस्था में जो हमारे भीतर आ जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो बच्चों को समय देना सीखे, बच्चों से सही तरीके से संवाद करना सीखे, कम्युनिकेशन सही तरीके से करे, और बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना सीखे। डॉक्टर कह रहे थे कि 4 महीने का बच्चा सारे इमोशन समझता है कि 1 साल का बच्चा, 1 साल का, हाँ 4 मंथ्स का बच्चा समझ जाता है माता का, अराउंड 2 साल का। पर नहीं, शास्त्र तो ये कहते हैं जब वो पैदा होता है ना, गोद में होता है, तो वो माँ को समझ जाता है कि माँ रूठी है, कि माँ की आंखों में क्रोध है, कि वात्सल्य है, कि प्रेम है, कि नहीं है, वो चाह रही है कि नहीं है। वो 3 दिन का बच्चा भी समझ जाता है, नहीं समझ जाता। हाँ, आपने भले ही कहा कि उसका ब्रेन डेवलप होने में टाइम लगता है, 2 इयर्स का टाइम, 2 इयर्स का टाइम लगता है, 95%, 70% by 2 years, 95% 5 हाँ उस हिसाब से। पर जब हम इमोशन की बात करते हैं तो उतना भी टाइम नहीं लगता है। जैसे पशु के बच्चे होते जन्म होते हुए सब कैपेबल हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य का बच्चा भी जो 4 दिन का भी गोद में होता है, माँ की हर एक्टिविटी को समझता है, हर एक्सप्रेशन को समझ जाता है। वो माँ की उन आँखों को पढ़ना जानता है। गोदी का बच्चा आपकी आंखों को पढ़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से, भले ही वो शब्दों में अभिव्यक्त ना कर पाए, उसे ये नहीं पता इसे कहते क्या है, पर अच्छा है और बुरा है वो सब समझता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, सबसे अधिक कम्युनिकेशन आंखों से होता है। पशु के पास कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन एक गाय का बछड़ा अपनी माँ की आंखें देख करके समझ जाता है। इस कारण देखना, कभी भी पशु रास्ते में है तो वो मनुष्यों की सिर्फ आंखों को ध्यान से देखते हैं, चाहे वो भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, वो सिर्फ हमारी आंखों को जज करते रहते हैं और आंखें देख करके समझ जाते हैं कि मारने के लिए आ रहा है व्यक्ति मुझे, कि प्रेम करने के लिए आ रहा है, मुझे खिलाने के लिए आ रहा है। यदि हमारी आंखें ऐसे दिखेगी तो वो खुद आंखें दिखाने लगता है, सींग दिखाने लगता है। तो दुनिया में आइज़ एक ऐसा मीडियम है जो सबसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है और करता है। ये शब्द तो मनुष्यों के पास है, पशुओं के पास कोई शब्द नहीं होते हैं, फिर भी भावनाओं का संप्रेषण, भावनाओं का आदान प्रदान वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और बच्चे भी उनके समझ जाते हैं। तो आपके बच्चे आपको हमेशा पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो। और तो और गर्भ में भी जब वो अभिमन्यु सुन सकता है तो फिर हमें कैसे कह सकते कि 2 साल की आवश्यकता है। हाँ, गर्भ में भी वो माँ की हार्ट बीट ही नहीं, माँ की हर एक्टिविटी को पहचानने लगता है। माँ उस समय यदि धार्मिक भजन सुन रही हैं, स्तोत्र सुन रही हैं, तो उसे भी उसकी रुचि उस प्रकार से होने लगती है। और माँ उस समय डिस्को के गीत सुन रही है, मूवीज़ के सॉन्ग सुन रही हैं, तो बच्चे की रुचि भी वैसी होने लगती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तब जो प्रश्न है, डाउट है, पूछ लीजिए इनसे। हाँ हाँ हाँ, जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिए, वो आपके डाउट्स को सर। हाँ, कुछ बता दो। किसी को कोई प्रश्न है, बताइए प्लीज़। झिझक नहीं करो, घबराओ नहीं, क्योंकि सभी माता पिता ऐसे जिन्हें कुछ नहीं आता। ये शर्माना नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी मुझे इतना भी नहीं आता, तो उन्हें भी कुछ नहीं आता है। सब जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा है, सत्य यही है, कड़वा है। तो शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई हंसेगा नहीं है। नमोस्तु महाराष्ट्र जी। मैम, आजकल बहुत छोटे बच्चे भी बहुत सेंसिटिव नेचर के हो गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली के कारण बच्चे ओवर थिंकिंग भी करने लगे। बहुत छोटे बच्चे भी हैं जो, तो उनको कैसे पेरेंटिंग कर रहे हो उन बच्चों के साथ? आपने जो बोला ना, इमोशनल चेंजेस आजकल बच्चों में बहुत आ रहे हैं। वन ऑफ द रीज़न इमोशनल चेंजेस का ये भी है, पहले ऐसा बोला जाता था कि अ विलेज इज़ रिक्वायर्ड टू रेज अ चाइल्ड। अ विलेज मतलब पूरा बड़ा घर, जॉइंट फैमिली या ऐसे कोई, इतने ज़्यादा लोग चाहिए एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। जैसे इन्होंने, स्वामी जी ने बराबर बताया, बच्चे अनुकरण करते हैं, देखते हैं, उनकी इमोशनल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी?
जब उनके सामने सब सिचुएशन वही तरीके से या वही चीज़ें अगर वो देखेंगे, कैसे हैंडल करना है, वो भी एज अ पेरेंट या शांत रहे सभी लोग, कोई बातें ना करे आपस में, पहले सभी शांत रहे। हाँ, जब तक वो देखेंगे नहीं कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। 1 साल का बच्चा भी अनुकरण करता है, फॉलो करता है, देखता है, सीखता है, तो वो सेंसिटिव ही रहेंगे। हम न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर, आपने भी जैसे महाराज जी ने भी बताया, आपने भी बताया, सब ने बताया, टीवी मोबाइल का यूज़ कितना बढ़ रहा है। इसमें इमोशनल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से बच्चे की इमोशनल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आप बताइए। इमोशंस किससे हम देखते हैं, किससे समझते हैं? लोगों से। तो इसके लिए लोगों की ज़रूरत है, सिचुएशन की ज़रूरत है, लोगों के अंदर के भाव की ज़रूरत है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेगी, बच्चे सेंसिटिव और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। तो टीवी मोबाइल वही प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चों की, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, हर बच्चे का इमोशनल बैलेंस अलग होता है। तो जैसे सेम एज के बच्चे हैं, कोई बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई बच्चा लो कॉन्फिडेंस है। तो जो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस है वो कुछ गलत गलत बातें वो लो कॉन्फिडेंट बच्चे के दिमाग में डाल देगा, तो वो बच्चा और लो फील करने लगेगा। तो उसको कैसे बैलेंस करें? करेक्ट। सब लोगों का स्वभाव सेम रहता है? नहीं रहता है ना। अपनी बात हुई ना, कुछ सीधे रहते हैं, कुछ चंट रहते हैं। चंटपना सिखाना पड़ता है अगर बच्चे में पहले से नहीं है तो एज अ पेरेंट ये चीज़ें हम अनुकरण दिखा के, रोल प्ले, वीडियो प्ले, रोल प्ले मतलब बच्चों को उसी हिसाब से सिखाया जाए, वही सिचुएशन में लाया जाए और फिर समझाने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें होंगे तो आप कैसी प्रतिक्रिया या कैसे चीज़ें रिस्पॉन्स करोगे, तब जाके वो 2 या 3 बार जब करेंगे तब उसके समझेगा कि मुझे इस हिसाब से रिस्पॉन्स करना है। आपको दोनों सही और गलत रिस्पॉन्स दोनों उसको समझाने हैं। तो छोटे बच्चों को डील रोल करने के प्ले, लिए छोड़ देना प्ले चाहिए। पैटर्न, खेलने के हिसाब से। जैसे मैं वही बच्चा बन रहा हूँ जो तुझे हर रोज़ धक्का मार रहा है, अब तू मुझे क्या बताएगा? यही टीचर है जो तुझे हर रोज़ डांट रही है, तो तू कैसे जवाब देगा? मैम लाइक मेरी पर्सनल सिचुएशन है, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ तो मेरी फर्स्ट बेबी 6 ईयर की थी, 6 ईयर का गैप हो गया। तो किसी बच्चे ने उसके मन में डाल दिया कि सेकंड बेबी आता है तो फर्स्ट बेबी से कोई प्यार नहीं करता, और वो 6 ईयर से अलोन थी, उसको बिल्कुल पूरे घर का टेंशन मिल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगी। अभी भी उसके संग ये कंडीशन है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती, उसको लगता है छोटे बेबी को ज़्यादा टाइम मिल रहा है। आपने कब से प्राइमिंग किया था अपने दूसरे बच्चे को कि सेकंड बेबी आने वाला है? फर्स्ट बेबी को कब प्राइम किया था? बिफोर फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ जब मेरे को कंफर्म हुआ तभी कभी आपने पूछा था आपको भाई चाहिए, बहन चाहिए, कभी बच्चा दूसरा चाहिए? शी इज डिमांडिंग। करेक्ट। आई वांट अ सिस्टर, ओनली आई वांट अ सिस्टर। कई बार हमारी तरफ से प्राइमिंग होता ही नहीं है। हम बच्चों को ना तो 4 साल से ना तो 6 साल, कभी पूछते भी नहीं, हमें बोलते हमने जो बोल दिया वो हो गया। कभी उनकी इच्छाएं जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उसको बिहेवियर को तोड़ो और समझो कि क्यों हो रहा है। अगर तोड़ोगे वो बिहेवियर को, कौन सी सिचुएशन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप कहीं ना कहीं खुद ही उसका आंसर ला पाएंगे। बाकी स्वामी जी है ही हमें मदद करने के लिए। प्लीज़ बताइए। बच्चों को भी सम्मान की अपेक्षा होती है। भले ही वो छोटा सा है, वो भी हमेशा अटेंशन चाहता है, और रोता वो इसीलिए है। बच्चा रोता इसीलिए कि माँ उसकी ओर देखे, पिता उसकी ओर देखे। कोई उसकी ओर नहीं देखता है तो वो उसको भी टेंशन होने लगता है। हमेशा भूख के कारण नहीं रोता है। तो बच्चों को भी एक आइडेंटिटी इस प्रकार से मान करके ट्रीट करे, उसे निगलेक्ट ना करे। उसको सुरक्षा की भी आवश्यकता है और सम्मान की भी आवश्यकता है। वो भी उतना डिजर्व करता है तो देना सीखे ना, क्या परेशानी होती है आपको? कितने पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं कभी कभी? हाँ, कभी करते हैं प्रशंसा अपने बच्चों की कि तुम बहुत अच्छे हो। और कितने पेरेंट्स जो अपने बच्चे को मारते हैं? अच्छा बताइए, बच्चों को मारना चाहिए कि नहीं कभी भी? हाँ, नीति आती है चाणक्य, लाड़येत 5 वर्षाणि ताड़येतु 10 वर्षाणि प्रवेशस्तु 16 वर्ते पुत्रम मित्रवत आचरेत। 5 वर्ष तक उसे बहुत लाड़ प्यार करो और आने वाले 10 वर्षों में उसे ताड़न करो, लेकिन मारना कहीं नहीं लिखा है। ताड़ना लिखा है, मतलब यदि वो मिस्टेक कर दे, गलती कर तो डांटे अवश्य, लेकिन मारना नहीं। बच्चे भगवान के रूप में माने जाते हैं, भगवान जैसे माने जाते हैं, तो बच्चों को कभी मारा जाता ही नहीं।
डांटना अवश्य, लेकिन मारना कहीं पर भी नहीं होता। आप क्यों एक्सपेक्ट करते कि वो आप जैसे बिहेव करे, आप जैसा समझदार हो जाए? आप 30 साल के हो और 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते वो 30 साल की भांति वो एक व्यवहार करे? कैसे संभव होगा? जो 8 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जिसके भीतर इतनी समझ नहीं है, वो कैसे एक एडल्ट की भांति व्यवस्थित तरीके से बिहेवियर कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मारना चाहिए बच्चों को कभी? जब बच्चे नहीं सुने तो क्या करना चाहिए? से आपने बताया स्ट्रिक्ट टोन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपका आंसर है। मारने से क्या वो थोड़ा बड़ा होगा, या तो माँ के ऊपर या तो उसकी बहन के ऊपर हाथ उठाएगा ही उठाएगा, शायद पापा के ऊपर ना उठाए, पर वीक जो होते हैं उनको लगता है जिनके ऊपर हाथ उठ सकता है उसके ऊपर उठाना सिखाएंगे। तो कभी भी बच्चे को जो हमें उनको बनाना है वैसा बनाइए। आप मारने वाला बनाना चाहते हो क्या अपने बच्चों को? कोई चाहता है अपने बच्चे को कि मार कर करे, चीज़ें सीखे? नहीं ना। तो फिर वो कैसे अपन उनके ऊपर कर सकते हैं? वो ना ऑफिस का गुस्सा पिता आकर के वाइफ पे उतारता है, वाइफ बच्चे पे उतारती है, बच्चे खिलौने पे उतारता है, ऐसी है। तो ये तरीका थोड़ी है पेरेंटिंग का। पेरेंट आप हैं और पूछ इन सबसे, हम लोग से पूछ रहे कि कैसे पेरेंटिंग करें। चलिए। नमस्ते महाराज जी। जैसे आपने बताया कि जो पॉजिटिव वेज जो पेरेंटिंग के आपने बताया, सपोज़ कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स ने सब पॉजिटिव वेज यूज़ कर लिए बच्चों को समझाने का, फिर भी बच्चा समझ नहीं रहा, तो दे स्टार्ट यूजिंग द मेथड्स दैट देयर पेरेंट्स यूज टू यूज़ ऑन देम, तो व्हाट टू डू दैट टाइम? वही अपनी बात हुई कि कहाँ से आया वो, उसको लर्नड बिहेवियर बोला जाता है। लर्नड बिहेवियर मतलब कहीं से सीखा हुआ है। जैसे अपन बच्चों को कोई भी हिसाब से मार देते या गुस्सा कर देते, धक्का मार देते, कहीं ना कहीं वो बच्चा वो सीख रहा है, देख रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो वो जो लर्नड बिहेवियर है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। उसको सुधारने के लिए हमें टाइम लगेगा। बच्चों को एक सही गुड हैबिट सिखाने में कितना टाइम लगता है? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। बैड हैबिट बच्चा कितनी, बैड बिहेवियर या बैड हैबिट कितनी जल्दी सीख लेगा? एक बार में, एक बार में। तो हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर बना रहे हैं। तो एवरी एक्शन शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट, शुड बी वेरी टेकन सीरियसली। जैसे उन्होंने बताया कि आप पेरेंट हो, आप उनके रोल मॉडल हो, तो एक भी गलत व्यवहार अगर आया तो उसको सुधारने में महीनों के महीनों लग जाते। तो पहले ही तरफ से गलत व्यवहार अपनी तरफ से ना आए, वो सबसे अपना प्री रिक्विजिट या प्रायोरिटी रहेगा। और फिर अगर चीज़ें गलत तरीके से वो सीखा तो उसको करेक्ट करना वो अपना काम रहेगा, पनिशमेंट नहीं। करेक्ट कैसे किया जाएगा? जैसे आप भी अपने खुद को, अपने बच्चे को सॉरी बोल सकते हो। कभी अपने बच्चे को सॉरी बोला? हम एज ए पेरेंट कभी अपने बच्चे को सॉरी नहीं बोलते, उनसे सॉरी की एक्सपेक्टेशन लेते रहते हैं। तो पहले उनको भी सॉरी बोलना दिखाओ कि मेरा भी तरीका गलत था, मैं मेरा तरीका सुधारूंगा, फिर मैं आपसे सुधार की अपेक्षा करूंगा। हाँ। और कोई डाउट है आप लोगों के? तो महाराज जी, मैम यदि घर में 2 बच्चे हेलो हाँ, बैटरी डाउन हो गई उसकी। नमस्ते महाराज जी। घर में यदि 2 बच्चे हैं, दोनों नेचर से अलग हैं, एक बोल्ड है एक शाई है। तो जो बोल्ड है वो जैसे वो बोलती है कि यार मम्मा आप तो हर समय दीदी दीदी को फेवर करते हो, और बड़ी बोलती है कि नहीं आप मीठी को फेवर करते हो, मतलब छोटी बहन को फेवर करते हो। तो हम उनको कैसे समझाएं कि नहीं हम तुम दोनों को ही करते हैं, बस हमारा उद्देश्य तुम दोनों को सुधारने का रहता है, समझाने का रहता है, पर हम समझा नहीं पाते उन्हें। क्या ये बच्चे ट्विंस हैं या उम्र में अंतर है? 6 साल का अंतर है। एक 6 साल का और दूसरा? नहीं, एक 18 साल की है, एक 13 साल की है।
18 साल और 13 साल, और 18 साल वाले को कंप्लेंट रहती है अब 13 साल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, मतलब वो बड़ी है इसलिए अपन सोचते हैं कि वो तो समझदार हो रही है, पर इसको संभालना ज़्यादा वो है कि ये थोड़ी बोल्ड भी है कि नहीं मम्मा आप उसको ज़्यादा ध्यान करते हो। स्वभाव दोनों बच्चों का अलग होना वो नेचर है, नॉर्मल है। आपका और मेरा स्वभाव सही नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, तो दोनों स्वभाव अलग हो, चेंज हो, डिफरेंट हो, वो ठीक है। अगर कोई बच्चे में कोई चीज़ सही है तो वो दूसरे बच्चे को दिखा के कि ये चीज़ अगर सही है तो इससे इसको क्या एडवांटेज मिल रहा है, वो बच्चे को कौन सा पॉजिटिव एडवांटेज मिल रहा है, वो सिखा सकते हो, दिखा सकते हो। वो अपन उनको बताते हैं कि देखो दीदी ऐसी है, दीदी अच्छी है, दीदी वो है। वो बोलते पर आप मम्मा दीदी दीदी की तारीफ करते हो। क्या पहला बच्चा तैयार है आपका बच्चा दूसरे बच्चे की तारीफ सुनने के लिए? नहीं लग रहा है। नहीं वो बड़ी तो सुन लेती है कि हाँ मीठी में इतनी क्वालिटीज़ है तो आप उनकी तारीफ करो, पर छोटी वाली थोड़ा सा एडजस्ट करने में बहुत। 13 साल की है, प्यूबर्टी में है, एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स थोड़े से रहेंगे। आपको अपना काम हर रोज़ करना है, बड़ी लड़की को अपना काम करना है, छोटी बच्ची में चेंजेस मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है फैमिली में एक जन से बच्चा नहीं सुनता है, पर कोई ना कोई एक दूसरा अथॉरिटी फिगर रहता है जिससे दूसरा बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है। तो अगर आपसे नहीं, उनको बायस हो गया है, बायस मतलब मम्मी एक ही तरफ ज़्यादा है, तो जो उनको न्यूट्रल फैमिली मेम्बर जिनकी तरफ उनको रिस्पेक्ट हो, उनको बच्चों के लिए रिस्पेक्ट हो, वो फैमिली मेम्बर अगर ये चीज़ों में कहीं से भी इनिशिएटिव लेता है तो आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। पर ये टाइम लगने वाली चीज़ है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। थैंक यू मैम। चलिए अब क्या है नेक्स्ट? नमस्ते महाराज जी। मैम मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल के बच्चे जिद्दी बहुत हो गए, तो उनको जिद से डाइवर्ट कैसे करना चाहिए? आपका बच्चा कितने साल का है? मेरा तो अभी 1.5 साल का है। टीवी मोबाइल देखता है? नहीं। पक्का? बिल्कुल नहीं। मतलब पोएम्स हम सुनाएंगे तो सुनेगा, बाकी उसके हाथ में नहीं, दिखाते नहीं है, सिर्फ सुनाते हैं कभी कभी। करेक्ट। आजकल ना बैकग्राउंड टीवी मोबाइल या बैकग्राउंड स्क्रीन का एक कंसेप्ट है। बैकग्राउंड स्क्रीन मतलब जो आजू बाजू चीज़ें चल रही है, बच्चा भले डायरेक्ट ना देख रहा हो पर आजू बाजू चीज़ें चल रही है, वो भी उसके ब्रेन के ऊपर असर करती है। तो आपका बैकग्राउंड स्क्रीन का कोई एक्सपोजर है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में कोई भी टीवी मोबाइल का उपयोग ना करता हो। नहीं करते हैं। करेक्ट। थोड़ा स्वभाव माता और पिता से भी आता है, थोड़ा स्वभाव एटमॉस्फेयर, अपनी जैसे बात हुई, आप एटमॉस्फेयर के ऊपर काम कर सकते हो। चिड़चिड़ेपन के लिए या स्वभाव जब गुस्से वाला स्टबन है तो एक ही चीज़ करो, बच्चा जब रो रहा है तब वो चीज़ें तुरंत मत दो, कहीं ना कहीं आप उसका रोना बढ़ा रहे हो। जब वो रो रहा है समझो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 मिनट 3 मिनट उसको भी शांत होने का टाइम लगेगा। आपको भी गुस्सा आता है, कितनी देर में ठीक हो जाते हो? थोड़ी देर में। थोड़ी देर लगती है कि नहीं लगती? वो थोड़ी देर में आप जाके खिलौना दोगे या चीखोगे चिल्लाओगे, बच्चे का गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ये एक साइकिल है, साइकिल चलती रहती है। हम वही टाइम पे जब बच्चा चिल्लाता है तभी ध्यान देते हैं, बाकी हम हमारा ही करते रहते हैं। तो आपको हर टाइम ध्यान देना है आप कौन से स्टेज में उसको देख रहे हैं। थैंक यू। ओम। आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब बाद में जाकर के पर्सनली उनसे क्वेश्चन कर लेना। अब यहाँ पे इतना अभी समय कम है थोड़ा सा, है ना? जिन्हें भी डाउट्स है बाद में पर्सनली। कुल मिलाकर के एक सही माता पिता का रोल निभाना भी एक प्रकार से बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। जो लोग ये समझते हैं धर्म हम कर रहे हैं, बस पूजा करके आ गए और घर में यदवा तदवा व्यवहार करते रहे, जैसे तैसे आचरण करते रहे, जो चाहे वैसा निभाते रहे, तो ये बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस नहीं है। घर में भी धर्म उतना ही आवश्यक है जितना मंदिर में धर्म आवश्यक होता है। जो धर्म करने वाला व्यक्ति होता है उसका नेचर हर जगह सामंजस्य बैठाने वाला होता है, वो सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है। और जो सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है उसे थोड़ा सहनशील होना बहुत आवश्यक है। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे
जो घर के बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। बिना सहे सब साथ नहीं चल सकते। तो आप यदि अपने घर को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं तो सब कुछ करें और सहन करें, पेशेंस अपने भीतर लेकर के आएँ, तब एक जीवन की गाड़ी, घर की गाड़ी, समाज की गाड़ी और एक समूह की गाड़ी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। तो बस यदि घर का माहौल अच्छा हो जाएगा तो फिर आपका परिणाम भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ धर्म करने मंदिर में आओगे तो विशुद्धि भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल विकास आना चाहिए, परिणामों में, स्वभावों में परिवर्तन अवश्य आना चाहिए। और जो हम में कमियां हैं उसे दूर करना है। गलतियां हर एक से हो जाती है, हो सकता अभी तक ध्यान न दिया हो इस ओर, पर शांति से बैठ कर के सोचना हमारी कमियां कहाँ कहाँ हैं, हमारे व्यवहार में क्या क्या कमियां आ रही हैं, कब हम बहुत ज़्यादा उखड़ जाते हैं, कब गलत तरीके से हम व्यवहार करने लगते हैं, कब हम सहन नहीं कर पाते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर के चल रहे हैं। तो उसमें भी बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। हाँ डॉक्टर, और उनको कुछ, आपको कुछ, हाँ डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अपने बच्चे की पिटाई नहीं की है? मैंने तो नहीं की है, आपने भी कभी नहीं की है। बच्चों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हम माँ बाप होते हैं। हम आपस में क्या बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ क्या बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर है हमारा, वो हमारे बच्चे देख के एग्जैक्टली वैसे ही बनते हैं। और जैसे हमारी पाँचों उंगली सेम नहीं रहती है, कोई भी दो बच्चा कभी सेम नहीं रह सकता, तो बच्चों के सामने कभी भी हमने एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा होशियार नहीं है। जैसे खाने का इशू है, जैसे खाने का इशू रहता है कि मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं खाता है, जो बच्चा घर का खाना नहीं खाता है वो बाहर का पिज़्ज़ा जाके क्यों खाएगा? आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए, घर में जो सबके लिए बना है सब ने एक टाइम बैठ के खाना है। आज क्या हो रहा है, फादर अलग खा रहे, मम्मा के लिए अलग टाइम है, बच्चों के लिए अलग टाइम है, घर में 4 मेंबर्स है तो 4 अलग अलग टाइप का खाना बन रहा है, खाना ही नहीं बनता। आजकल तो चलन ये हो गया है कि फ्राइडे सैटरडे संडे तो घर में खाना ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बनना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मैं बताऊंगा, मेरे पास एक पेशेंट है जिनका मसाले का धंधा है और उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा मसाले वही बिकते हैं जो एक्सपायर्ड है। कारण कि एक्सपायर्ड मसाले में मार्जिन ज़्यादा होता है तो होटल वाले फटाक से ख़रीद लेते हैं और फिर वही मसाले वो जब खाने में मिलाते हैं तो उसको 20% ज़्यादा मिलाते हैं ताकि टेस्ट ज़्यादा आता है। तो आप खुद सोचिए, जो बाहर से हम खाना खा रहे हैं वो खाना बनाने वाले के भाव कैसे है, वो कितना अच्छे ढंग से बना रहा है, वो खुश होकर बना रहा है या ज़बरदस्ती बना रहा है, वो सब भाव वो खाने में आते हैं और वो खाना हम बाहर जाके एक्स्ट्रा मनी दे के खाते हैं। तो घर में अगर हमने नाश्ता खाना है तो सब ने सेम खाना है। अगर घर में हम कहते हैं कि बच्चे फ्रूट नहीं खाते, हम तो रोज़ देते हैं, रोज़ लेके आते हैं, मगर वही सेम टाइम हम सब ने फ्रूट्स खाना है तो बच्चा भी देखेगा कि जो उसकी थाली में वही सेम आपकी थाली में है, तभी वो बच्चा खाना खाएगा। अगर आप दाल सब्जी रोटी चावल खा रहे तो बच्चा भी वही खाना सीखेगा। एक दिन ऐसा रखो कि जो बच्चे के मन लायक चीज़ें घर में बनाओ, कोशिश करो बाहर जितना आप लोग कम उसको एक्सपोजर दोगे उतना अच्छा। बच्चा तभी बाहर जाता है जब उसको वो चीज़ें घर में नहीं मिलती है। क्यों, आप लोग घर में तो बनाते हो, डोसा भी बनता है, पिज़्ज़ा भी बनता है, हर एक चीज़ बनती है हमारे घर में। जो आप सामान वो बनाने में यूज़ करोगे वो बाहर से क्वालिटी वाइज 10 गुना अच्छा रहेगा। बाहर का तेल आप लोग जो रोज़ खा रहे हैं, हम समोसे खाते हैं, बाकी चीज़ें खाते हैं, आप देखिए वो एक बार तेल में तलने के बाद वो तेल फेंक देना चाहिए, जबकि वो जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उसी में 10 बार वो तलता है और हम एक्स्ट्रा पैसे दे के खा के आते हैं। तो बच्चों को अगर आदत डालनी है, जैसे आपको सलाद खिलाना है बच्चों को, तो सेम टाइम माँ बाप ने भी खाना चाहिए, तो बच्चे को वो आदत आएगी। और इसको हम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन यानी जैसे आर्मी में होता है, पुलिस वालों में होता है, या जो ऐसे ड्यूटी करते हैं बॉर्डर्स पे, उनके अंदर जो होता है वही सेम। हॉस्टल में 400 बच्चे रहते हैं, कैसे खाना खा लेते एक टाइम? घर में 4 मेंबर एक टाइम खाना नहीं खाते, कारण कि हमने उनको आदत डाल दी है, अच्छा आप टीवी के सामने बैठ के खा लो, आप वो वाले रूम में बैठ के खा लो। हम जब घर में पूजा करते हैं तो हम बालकनी में करते हैं, हम बेडरूम में करते हैं कि हॉल में करते हैं कि किचन में करते हैं? पूजा का तो एक फिक्स्ड जगह है,
तो खाने का एक फिक्स जगह क्यों नहीं है हमारे यहाँ? आप एक सिंगल जगह बनाइए कि खाना तो यही मिलेगा, खाना बालकनी में नहीं, कुत्ता बिल्ली दिखा के खाना नहीं, खाना टीवी के सामने नहीं, खाना जो है वो बाहर खेलने के जगह पे नहीं, वरांडा में नहीं, खाना तो घर में एक ही जगह होना चाहिए हम सबका। जब आप ये चीज़ें रोज़ खुद साथ में बच्चों के साथ करोगे तो बच्चे आपके साथ आएंगे। आज बच्चों में और माँ बाप में जो दूरी हो रही है वो यही कारण हो रहा है कि जो हम उनसे करवा रहे हैं वो हम खुद नहीं कर रहे। हम जो है टीवी में सीरियल आ गया, सीरियल के सामने थाली लेके बैठ जाते हैं। हम जो है 4 जगह जाते हैं, बाहर का खाना क्यों हम खुद बच्चों के सामने बोलते हैं अरे बड़ा टेस्टी खाना है। अरे आप तो रोज़ अपने बच्चों को खाना खिला रहे हो, आपका खाना बच्चों को कैसे टेस्टी नहीं लग सकता है? तो वो जो प्रेम भावना है जो माँ के हाथ में होती है और कहीं नहीं होगी, वो बाबर जी के हाथ में कभी नहीं आएगी जो आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोग बच्चों को साथ में लेके लीजिए, उनको अपना ही एक छोटा रूप मानिए। वो बच्चों को आप कभी आज तक, मेरे 18 साल की बेटी है, मैंने आज तक उसको पिटाई नहीं करी है, क्योंकि अगर हम भी कोई भी गलती करते हैं ना, हम खुद सॉरी बोलते हैं, बच्चे गलती करते हैं तो बच्चे भी सॉरी बोलते हैं और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे ने करना चाहिए, पहले हम तो करके दिखाए। आज हम बच्चों को अरे तू क्या कर रहा है ये बोलने से बेहतर है आप क्या कर रहे हो। जब हम सुनना चाहते हैं आप बच्चों के मुंह से, तो हम बच्चों को आप क्यों नहीं बोल सकते? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में है, आपको किताबों भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रोज़ अपना बिहेवियर घर में रख रहे हो वही सेम अपना बच्चा सीखेगा। और कंपैरिजन प्लीज़ मत कीजिए, 5 उंगली सेम नहीं है तो बच्चे भी 5 सेम नहीं होंगे। तो आपको जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, जिसकी जो अच्छाइयाँ है, उसको पकड़ के दूसरे बच्चे को समझाना है, और जो बच्चों में कमी है उसको दूर करना है, वो घर में ही होना चाहिए। आप बच्चों को एग्ज़ाम में गोल्स मत दीजिए कि मेरे को 100 में से 100 नंबर होना। आप गोल सिर्फ यही दो कि मेरे को आपका जो एफ़र्ट है वो 100% होना। आपके एफ़र्ट के बाद में अगर आपको 80 मार्क भी मिले 100 में से तो मुझे मंजूर है, मगर आप एफ़र्ट्स नहीं करोगे और फिर 60 लाओगे तो नहीं चलेगा। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे जिनके बच्चों को 99 मिल रहे हैं, 99 100 में से, मगर घर आके वो बच्चा डांट खा जाता है, अरे 1 मार्क कहाँ गंवा दिया आपने। क्यों हमने उसको नेगेटिव बताना है? पहले 99 जो है उसके लिए उसको शाबाशी दो, उसके लिए उसको प्राइज़ दो, उसके बाद फिर सोचो कि वो 1 मार्क जो घूमा है, ताकि अगले फाइनल एग्ज़ाम में वो 1 मार्क हमारा कम ना हो। तो बच्चों को प्रेज़ करना सीखो, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दो। आपके बच्चे आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि पहला रोल मॉडल आप हो, टीचर्स नहीं है। टीचर्स के पास बच्चा सिर्फ 8 घंटे रहता है, आप लोगों के पास 16 घंटे रहता है। तो आपका एक एक बिहेवियर बच्चा माइन्यूटली देखता है, वही सेम उसके शरीर में आता है। तो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका मिनिएचर है, आप ही का रूप छोटे रूप में है वो। तो जब वो दोनों में एक साथ कनेक्टिविटी जब तक आप लोग नहीं लाओगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं हमेशा एक चीज़ मैंने सालों से सीखा है, वो है कि जैसे वो आप देखो सब ट्रक पे लिखा रहता है, बोर्ड्स पे लिखा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उससे ज़्यादा बेहतर हमने बोलना सीखना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लड़कों पे लगाते नहीं हो, उस कारण क्राइम है। जिस दिन आप बेटी को बोलते हो कि रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, जिस दिन आप बेटे को ये समझाओ कि रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, दुनिया में क्राइम कम हो जाएगा। और क्यों ऐसे घर में हमारे डिफरेंस है कि ये काम लड़की का और ये काम लड़के का। आज मैं खुद, हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे साथ में रहते, खाना बनाना है चारों मिलके बनाते। ये किसने सिखाया हमको कि ये लेडीज़ का काम और ये जेंट्स का काम? चारों खाना सब बनाते। जिस दिन घर में कोई काम वाला नहीं आता है, चारों मिलके बर्तन धोते, क्योंकि इसमें शर्म है ही नहीं खुद का काम करने में। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ अपने हाथ से हर चीज़ करना हम क्यों सीख जाते? आज हम इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, अपने यहाँ पे अपन गली में कचरा डालते, बाहर क्यों नहीं डालते? क्योंकि पेनल्टी लगती है। तो वही सेम हम घर में सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज लड़के हैं ना, उनको खाना बनाना सिखाइए, उनको बोलिए कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। तो जब आप साथ में मिलके बनाओगे तो आपके जो भाव है वो खाने में उतरेंगे, और वो खाना कभी भी बाहर के खाने से 10 गुना ज़्यादा टेस्टी रहेगा। सब मिलके बनाएंगे। बच्चों को, अगर 10 साल के बच्चे हो गए उनको आप रसोई में इन्वॉल्व करो, भले लड़का है कि लड़की है। जब तक लड़कों को ये शिक्षण नहीं मिलता कि लड़कियां अलग नहीं है, हमारे बराबरी की है, तब तक ये क्राइम होते रहेगा, ये डिफरेंस होते रहेगा कि लड़के अलग लड़कियां अलग। और वो चक्कर में बहुत बार हम लोग लड़कियों के साथ में
यानी मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो लड़कों को भी उतना सुधरने की ज़रूरत है जितना हम लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं लड़कियां संस्कारी हो जाए, मगर लड़कों का क्या, उनको कौन संस्कारी बनाएगा? तो उनको बनाने का काम हम माँ बाप का ही है। जब माँ बाप में डिफरेंस नहीं है तो बच्चों में डिफरेंस नहीं रहेगा। आप लोग देखना, वो फैमिली हमेशा खुश रहेगी जिनमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ सोच विचार कर रहे हैं और एक साथ वही सेम बच्चों से एक्सपेक्ट करके बच्चों से करवा भी रहे हैं। बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, उसको एक डांटने का नज़रिया मत बनाइए कि उससे हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मगर हम खुद वो चीज़ नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप सब लोग दोस्तों को दोस्त बनाओ, उनको, बच्चों को। बच्चे आप लोगों के पास एसेट है। सिर्फ एक ऐसे माँ बाप देखिए जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, आप उनका दर्द समझोगे तो आज आप अपने आप को सुखी महसूस करोगे कि आज आप लोग के पास बच्चे हैं, उनके साथ खुश रह के उनको अच्छा संस्कारी बनाइए। बहुत अच्छा। देखिए, ये जो 2 दिन की वर्कशॉप थी, कोई उठेगा नहीं, कोई उठेगा नहीं। एक आप लोग थोड़ा सम्मान करना सीखो। अगर गुरु बैठे हैं तो हमको उठना नहीं है। प्रवचन खत्म होने के 5 मिनट पहले आप लोग भूमिका बना लेते हो, ये गुरु का अनादर होता है। देखिए कि ये जो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ, सबसे पहले ये बताइए आपको आनंद आया कि नहीं आया? एक बार जोरदार तालियों से पूरी टीम के लिए। जो ताली नहीं बजा रहे उनको आनंद नहीं आया? कितनी देर बजा सकते हैं? तालियां बजाते रहिए। थैंक यू। अब हम आप सबकी ओर से जिन्होंने ये कार्यक्रम को सफल बनाया उनका एक छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि हर सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा डॉक्टर निराली जी लोहिया, कृपया आकर के गुरुदेव को श्रीफल भेंट करें और हमारा सम्मान स्वीकार करें। नानू दीदी, अनामिका भाभी, आप भी आ जाएं। हाँ सर, आप भी आ जाइए। नहीं, श्रीफल तो भेंट कर दीजिए गुरुदेव से आते। इसके पश्चात मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा डॉक्टर नैना जी परतवार, कृपया आकर के हमारा सम्मान स्वीकार करें। देखो, ये लोग बेंगलोर से आए हैं आपके लिए, हमें समझ में नहीं आ रहा आपके लिए वहाँ से क्यों आ गए यहाँ पे। हाँ, बैठे बैठे आपको सब मिल रहा है। थोड़ा ग्रेटिट्यूड का भाव लाना सीखो। आज सवेरे अपन ने सीखा था ना, आभार का भाव लाओ। जिनसे हमने कुछ पाया है, जिनसे हमने कुछ सीखा है, हम देना सीखेंगे, हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगा श्रीमान कीर्ति जी सिंगलकर पूना। श्रीमान कीर्ति जी सिंगल साहू जी, साहू जी। हाँ, नहीं, बस आइए 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 तो भाई आइए। देखो, आईटी इंडस्ट्रीज़ में है ये लोग, सब छोटे मोटे लोग नहीं है। नहीं तो आप समझ रहे ऐसी खाली फिरी होगा, आगे क्या आ गए हैं। इसके पश्चात हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती दीपाली कीर्ति जी सिंगलकर, कृपया आकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लें और जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की है भाभी जी ने। सब बाय प्रोफेशन इंजीनियर से सारे लोग। सब गुरुदेव आपका आशीर्वाद है और ये आपकी भक्ति में ही खींचे चले आए हैं। और 31 तारीख को भी जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, इतने लोग आने के लिए तैयार है नागपुर। बोल जो बोलना है।
हाँ हाँ बोल दीजिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ी टीम है, हम तो बस फेस है आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों का समर्पण है और हम सबकी प्रेरणा सिर्फ गुरुदेव है। तो गुरुदेव की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे में भी 2-4 ही लोग आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। नानू दीदी है, डॉक्टर शिरीष जी है, तो नैना जी तो है ही, और भी हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने करीब करीब 1 महीने से इस सेशन की तैयारी की है। तो मैं बस जस्ट नाम लेना चाहूँगी। जैसे पूनम जी है पुणे से, पूनम जी जैन, राजेश जी, सारों ने बहुत हमें हेल्प की है। उनका बेटा लक्ष्य है जो IIT दिल्ली में पढ़ता है, वो 2 दिन की छुट्टी पे पुणे में आया था, उसने सारे फ्लायर्स बनाए हैं, हमारे वीडियो फ्लायर्स, पिक्चर फ्लायर्स सारे लक्ष्य ने बनाए हैं। और जब मैंने उससे कहा थैंक्स बेटा, तो आप देखना ये सब गुरुजी के संस्कार हैं। उसने कहा आंटी इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मेरा पुण्य का उदय था जो मैं आपको सहयोग कर पाया। ऐसे बच्चे हमें कितने देखने को मिलते हैं आजकल। ये मेरी बेटी है आस्था, इसने भी सारा IT का संभाला है, गूगल फॉर्म्स उसका बैकएंड ये सब इसने संभाला है। संस्कार इसी को बोलते हैं जो इस परिवार में झलकते हैं। हेलो, नानू जी ने बहुत मेहनत की है, नानू दीदी ने, शी वॉज आवर फ्लैग बेयरर। हम हर चीज़ के लिए नानू दीदी के पास पहुंचते थे। और यहाँ की परवारपुरा मंदिर ट्रस्ट की कमेटी, आशीष भैया ने तो हमें बस आप बोलो भाभी, हम सब तैयारी कर देंगे, आपको क्या चाहिए बस लिस्ट दे दो हमें। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया है, उनके सहयोग के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कुछ करते ही नहीं हैं, हम सब गुरुजी का नाम लेते हैं, सब काम अपने आप हो जाता है। अगर मैं गलती से मैंने किसी का नाम लेने का छूट गया हो तो उत्तम क्षमा। हाँ। तो नैना जी कह रही है सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को बोलना चाहिए जिन्होंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता को आनंद नहीं आता है। तो आपने वो स्टेप लिया कि आपको कुछ नया सीखना है, पता नहीं था ये वर्कशॉप वगैरह मोस्टली सब लोगों ने पहली बार किया है, लेकिन आप सबका इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये टीम में जो साहू जी और जो उनकी ये पूरी टीम है, ये 4 है, ये 400 के बराबर है महाराज जी। इतने अच्छे तरीके से मेंटेनेंस किया है ना कि पूरा दिल, और उनको मैंने पूरे 2 दिन में इतना सक्रिय देखा हूँ कि कहीं से भी किसी भी किस्म की उनके चेहरे से जो है कोई एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं। अब हम चाहते हैं नागपुर से भी ऐसी टीम बन जाए। अब आपकी ड्यूटी है 31 के लिए पूरे अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सारे लोगों को 31 के प्रोग्राम के लिए, अभी आपकी ड्यूटी है। इसके पश्चात मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाऊंगा डॉक्टर कुश झुंझुनवाला, कृपया आकर के हमारा सम्मान स्वीकार करें। और आप लोगों को सबको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुदेव को युवा प्रणेता कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उन्होंने जो पूना जैसी महानगरी है जहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में देखिए थोड़ा पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा धार्मिक कम होते हैं, उनके बीच में भक्ति की जो पढ़े लिखे लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं। ये लोग देख लो, पुणे वाले को देखो। गुरुदेव आपने जो पूना में ज्ञान की गंगा बहाई है वो अद्वितीय है। इसके पश्चात मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे डॉक्टर शिरीष जी मोदी आपको बुलाना चाहूँगा, आकर के हमारा सम्मान स्वीकार करें।
2 नाम लेने के भूल गई, संस्कार भैया और मनीष भैया। इन लोगों का प्लान नहीं था, केवल इस वर्कशॉप के लिए उन्होंने अपने प्लान चेंज किए। मैं कहा भैया प्लीज़ आ जाओ, हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, और उन्होंने पूरा सहयोग दिया। तो सौरभ को और बुला लो। सौरभ भैया पुणे से, इनको पिछले साल गुरुदेव की पिच्ची भी मिली है। हेलो। और नेमावर से आलोक भैया, जिनको इस साल गुरुजी की पिच्ची मिली है, उन्होंने ये सारे वर्कशीट्स बनाए हैं, उनके लिए भी तालियां। अब हमने सबका तो सम्मान कर दिया, पर इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हमारी नानू दीदी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नानू दीदी के सम्मान में। सिर्फ भागने दौड़ने वाली नानू, हमने उसको सिर्फ भागते दौड़ते देखा है। कोई भी कार्य दे दो, नानू का 1000% उसमें समर्पण रहता है। इतनी सी तालियां नहीं लगती भैया नानू के लिए, बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। मनीष भैया, नानू भी नहीं बेटा ले लो। अब क्या आशीष, हो गया समय? जैसा आप टाइम हो गया अब। हाँ तो भक्ति चालू करें। अरे नहीं, इन लोग बोलिए, आप लोगों को आनंद आया है कि नहीं? अब जब भविष्य में ऐसी वर्कशॉप लगेगी तो कितने लोग अटेंड करेंगे? जहां हम रहेंगे वहां, कि यहीं नागपुर में करोगे? हाँ, गुरुदेव पर्यूषण पर्व में ऐसी 10 दिन का वर्कशॉप लगता है, बीच बीच में ऐसे 3 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप लगता है। तो जहाँ संग रहेगा वहाँ पर अटेंड करना, ठीक है? जो धर्म इसमें सीखने मिलेगा वो अलग प्रकार से मिलेगा। पूरा प्रैक्टिकल धर्म, आपके व्यवहारिक जीवन में काम में आने वाला धर्म, इससे आपका जीवन बहुत ही अलग प्रकार से निखर करके आ जाएगा। तो सभी लोगों को लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की। अब एक संकल्प लेकर के जाना है, जैसे इन 2 दिन के वर्कशॉप में आपने पार्टिसिपेशन किया है। अब 31 को हम आप लोगों की भक्ति देखेंगे। यदि उस दिन आप लोगों की भक्ति अच्छी रही तो फिर आगे सोच सकते हैं नागपुर के लिए अधिक समय देना है कि नहीं देना। गुरुदेव, अगर ये लोग चाहें तो ये लोग अगर हमसे कहेंगे तो आप जहाँ रहेंगे हम इनको सबको बस में, ट्रेन में, जैसे बोलेंगे वैसे लेके आएंगे। अगर ये लोग सब लोग भावना करेंगे। चौमासा यहीं चाहिए तो उसके लिए आचार्य समय सागर जी के पास जाकर के निवेदन करना पड़ेगा। नहीं, पहले हम 31 की इनकी भक्ति देखेंगे, उसके बाद फिर समझ में आएगा कितने लोग अंदर से चाहते, कितने लोग बाहर से चाहते। देखिए, मैं पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ। आप लोगों ने कल वीडियो में भी देखा है, बहुत ही अनूठा आयोजन हो रहा है। गुरुदेव, अभी एक बात बता रहा, सकल जैन समाज के कुछ प्रतिनिधि अभी आए थे। वो बोले भैया, बोले भक्तांबर दीप अर्चना हो रही है कि पंचकल्याणक हो रहा है? इतना जोरदार आयोजन हो रहा है। बोले आप लोग कितनी मतलब धूम मचा रहे हो। तो ऐसा कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पापा ने, भाई ने, चाचा ने फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल बोलिए, चाचा जी फॉर्म भर लीजिए, पैसे हम आपको धीरे धीरे करवा देंगे मंदिर के, लेकिन हमको उसका हिस्सा बनना है। कल तक के पूरे मारने बुक हो जाना चाहिए, एक भी मारना खाली नहीं होना चाहिए। चल, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोग सो वाणी मस्त